बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अलतमा और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। एक अच्छा इनिशिएटिव नाज़रीन, और हमारी ये रिवायत है कि जो भी अच्छे इकदाम होते हैं उसका तज़किरा भी करते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं। और वैसे तो हमें खुद ही काम करना चाहिए, दरख्तों को उगाना, उनका ख्याल रखना और उन्हें काटने से रोकना। लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से SOP लागू कर दिया गया है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी हो, स्मॉग हो, माहौलियाती तब्दीली हो, अब इसके असरात से बचने के लिए करना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब ने लाहौर के अंदर दरख्तों की कटाई से रोक दिया है और उसकी तराश खराश भी इवन उस पर भी फौरी पाबंदी लगा दी है। हार्टिकल्चर अथॉरिटी के मुताबिक बगैर पेशगी तहरीरी इजाज़तनामे के किसी भी जगह पर कोई भी अपने दरख्त की कटाई या फिर उसकी काट छांट नहीं कर पाएगा। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर PHA राजा मंसूर अहमद ने शहर भर में अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी जारी करते हुए फील्ड स्टाफ को अलर्ट कर दिया है। हम देखते हैं कि जैसे मौसम सरमा का आगाज़ होता है, साथ ही दरख्तों की कटाई और काट छांट का काम शुरू कर दिया जाता है कि जी धूप नहीं आती है और मौसम सरमा के अंदर क्योंकि पत्ते भी झड़ जाते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी टहनियाँ और शाखें काट दी जाती हैं। लेकिन जब गर्मियों में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या छाँव की ज़रूरत होती है तो हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो दरख्त दोबारा से उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए होते। जो इतने बड़े तनावर दरख्त होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से टुनमेंट से दरख्त रह जाते हैं और फिर उन्हें दोबारा से बड़ी शाखें निकलवाने में या बड़ी शाखें उनकी बनने में एक लंबा वक्त लगता है। बिल्कुल। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले हम ऐसा सुनते थे, उसकी वार्निंग्स आती थी, लेकिन अब उसके असरात हम और हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन्हें शिद्दत के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब इंतज़ार का वक्त नहीं है, अब हंगामी बुनियादों पर इक़दाम होने चाहिए। और उसके लिए मेरे ख्याल में जिस तरह की हमारी रिवायत बन चुकी है, जब तक जुर्माने ना हो, जब तक डंडे के साथ ना समझाया जाए तो हम समझने से कासिर होते हैं। तो फाइनली लिए जनाब ये इनिशिएटिव लिया गया है और खिलाफ जो करेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसे जुर्मानों के साथ सजाओं का सामना भी करना पड़ेगा। और जुनेद, अब हम देखते हैं कि गाड़ियों को जिस तरह से किया गया था, गाड़ियां चेक की जा रही थी और उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा था, फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता था और उसके बाद हम देख रहे थे कि काफ़ी बेहतरी आई थी। लेकिन आज अभी सुबह मुझे आते हुए एक गाड़ी ऐसी मिली है जो बिल्कुल छोटी सी गाड़ी थी और उसका मालिक मोबाइल फ़ोन में मगन जा रहा है, लेकिन वो पीछे से इतना धुआं छोड़ती भी जा रही है गाड़ी कि बहुत ही पोल्यूशन पैदा कर रही है। तो इस तरह के जो क्रैकडाउन हैं, जुर्माने हैं, जब तक वो ना किए जाएं तब तक पाकिस्तानी अवाम को शायद असर नहीं होता। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए जुर्माने भी करने पड़ते हैं और फिर जब जुर्माने किए जाते हैं तो फिर हमारी अवाम चीखें भी मारती है। खुद से हम अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं और टॉप 5 स्टोरीज की बात करते हैं नाज़रीन, जिसमें एक बड़ी हलचल इस वक्त हमारे पड़ोस में हो रही है। हम बात करेंगे ईरान की, जहां पे मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया गया है, मगर इससे पहले कार्रवाई भी हो सकती है, ये कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। साथ में ट्रंप का ईरान की अपोजिशन लीडर से राबतों का दावा भी हो रहा है। मुजाहरे शुरू हुए महंगाई से और वो पुरतशद्दुद हो गए और अब सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। इस मौके का फ़ायदा क्या इजराइल और अमेरिका उठा सकते हैं? गो कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। तो मुज़ाकरात किन शराइत पर होंगे, किन चीज़ों पे आमादा होगा ईरान और किन चीज़ों पे डेडलॉक बरकरार रहने की तवक्को है और इस एहतजाज का नतीजा क्या निकल सकता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने के फैसले पर डट गया। T20 वर्ल्ड कप PCB ने इब्तदाई नाम ICC को भिजवा दिए हैं। तो क्या अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाता तो उसको न्यूट्रल वेन्यू दिया जाएगा या नहीं, या फिर मैं ना मानूं की रट बरकरार रहेगी ICC और BCCI की? इस पर भी बात होगी तफसील के साथ। जी हाँ, और फिर बात करेंगे पाकिस्तान की एक और होनहार बेटी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इंटरनेशनली। पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल वुमेन्स MMA फाइट अनीता करीम के नाम रही है। किस तरह से कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया, आज के प्रोग्राम में बनेगी हमारी वो मेहमान। उसके बाद बात करेंगे बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत का बुनियादी टैरिफ में इजाफा ना करने का फैसला। वैसे भी हम देखते हैं कि जब कंजम्पशन कम हो जाती है तो कीमतें भी मामूली सी कमी के साथ हमें नज़र आती हैं, लेकिन अब बुनियादी टैरिफ में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। खुशाइन बात है, जो बिजली के बिलों के अंदर हमेशा की तरह इजाफा किया जाना था अब नहीं होगा। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। जी और बात करेंगे उन तबीबों की जो कि हमारी सेहत के जामिन होते हैं, हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान के 60% से ज़ायद डॉक्टर्स जिनका मुस्तकबिल जिस्मानी और ज़हनी थकन का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। अगर वो खुद
थकावट का शिकार होंगे, जहनी मसाइल का शिकार होंगे, रेस्टलेस होंगे, तो हमारी सेहत का ख्याल वो कैसे रख पाएंगे? तो उनकी सेहत कितनी ज़रूरी है अगर उन्होंने हमें बीमारियों से महफूज रखना है, तो इस पर भी बात करेंगे, माहिरीन की राय शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहला जो अहम इशू है वो आलमी सियासत से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि उसमें गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयानात ने मशरक़ी वुस्ता और लातीनी अमरीका में कशीदगी को नई जहत दे दी है। वहीं ट्रंप का ये कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अगर राब्ता किया है, ताहम किसी भी मुमकिन बातचीत से कबल कार्रवाई का इम्कान भी है। तो यानी कि वो दोनों खदशात जाहिर कर रहे हैं। माजी में आपको विशाल याद होगा, जब पिछली बार हमला हुआ था तो 2 हफ्ते का वक्त उन्होंने खुद ही दिया था कि अभी 2 हफ्ते का वक्त है, और कुछ ही घंटों के बाद हमला कर दिया था। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। पिछली बार भी जब इजराइल के पास कोई चारा नहीं बचा था और उन्हें बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बीच में कूदना पड़ा था और अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ी थी ईरान के ऊपर अल्टीमेटम देने के बाद। लेकिन इस बार क्या वजूहात हैं? क्यों अंदरूनी हलफशार की बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप? और एक तरफ वो अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते में हैं, उनके साथ राब्ते करने के दावे कर रहे हैं, और दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात एक तरफ, लेकिन कोई हमला भी हो सकता है, किसी तरह की कोई कार्रवाई भी हो सकती है, जिसका इंदिया वो दे रहे हैं। तो आखिर होने क्या जा रहा है, जानेंगे। डॉक्टर नवीद इलाही साहब, माहिर आलमी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। डॉक्टर नवीद साहब, क्या होने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मौके की तलाश में थे, घात लगाए हुए थे, या फिर उन्हीं की जानिब से कोई तकरीबकारी की गई है? क्योंकि जिस तरह का हम एक हजूम देख रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं, वो मसाजिद को नजर आतिश किया जाना हो, या फिर जो वहाँ पर मौजूद क्या नाम है उनका, जासूस वहाँ पकड़े जा रहे हैं। जासूस तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन जिस तरह आयतुल्लाह खामेनी के पुतलों को जलाया जाना या उनकी तस्वीर को जलाया जाना, ये लगता ही है कि कोई साजिश है, बैरूनी साजिश, अंदरूनी साजिश के साथ मिल के कोई खिचड़ी पकाई जा रही है। तो नहीं समझते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो हैरानकुन ये है कि जो पॉलिसी लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप पीस की, और जिसकी बेसिस पे वो कहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बाहर की हम वॉर्स में हिस्सा नहीं लेंगे, और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका एक भी स्टांस नजर आता था, वो बिल्कुल डिमोलिश हो गया। और वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में और इजराइल के जो है उसके हथे चढ़ गए हैं, और अब आप देख रहे हैं कि हर तरफ बेलिजरेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा जो पुष्टपनाही करने वाला है इन तमाम चीजों को, वो इजराइल है, और थ्रू अमेरिका कर रहे हैं। इस ईरान के अंदर भी थोड़ा सा डिवीजन तो है, ये नहीं कि तमाम लोग, बहुत बड़ी तादाद जो है वो प्रो इनके भी है, रजीम के है, लेकिन विद इन प्रो रजीम में भी आयतुल्लाह खामेनी के भी अगेंस्ट एक ग्रुप है, और कुछ लोग जो है जाहिर है कि पूरे रजीम के खिलाफ भी हैं। और जैसे आपने देखा भी और पढ़ा भी कि बाहर से इजरायली और कुछ इंडियन और अफगानी भी पकड़े गए जो इसमें मुलव्वस थे। तो ये मेरा ख्याल है 3 pronged अटैक ईरान पे किया गया है कि अंदरूनी खलफशार को हवा दी जाए, उसमें अपने जो 5th कॉलमिस्ट हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद फिर इनके ऊपर हमला करने की धमकी भी दी जाए। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा डॉक्टर, के इस मौके का फायदा उठाते हुए रिजीम चेंज हो पाए? उसका बेनिफिशियरी आपको कौन दिखाई दे रहा है? रजा पहलवी इसका फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि वो तो ये क्लेम करें कि उनकी कॉल पर ही मुजाहरों का आगाज हुआ, या फिर कोई और अपोजिशन जमात, या फिर इन मुजाहरों में इतना दमखम नहीं है कि वो रिजीम चेंज कर पाएँ और सूरत हाल को मौजूदा जो सेटअप है वो कंट्रोल कर पाएगा? देखिए, मुझे तो ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जो रजीम है वो आहिस्ता आहिस्ता इन मुजाहिरीन पे काबू पा रहे हैं, यानी हाथ से बाहर भी निकल सकते हैं। कोई एक इवेंट ऐसा होता है ऐसे मुजाहिरों में जो ऐसे फैल जाता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हमने दुनिया में बारहा से चीजें देखी हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि फिलहाल सूरत हाल पूरी तरह उनके हाथ से बाहर नहीं निकली, और जाहिर है कि वो एफर्ट तो है इजराइल की कि इनको हटा के कोई और रिजीम लाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल अगले 3-4 रोज इसमें काफी अहम होंगे। उसमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक वो मुजाहिरीन को काबू पाने में कामयाब होती है। डॉक्टर साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता यही है कि रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन ईरान की अपनी अवाम क्या चाहते हैं? और ईरान की क्या अपनी अवाम भी रिजीम चेंज चाहते हैं? वो भी बदलना चाहते हैं इस हुकूमत को, इस सेटअप को?
देखिए आप कि इससे जो मुजाहिरीन हैं उनके जवाब में उतने ही बड़े मुजाहरे जो हैं प्रो रजीम भी हुए हैं अब तेहरान में। तो इसलिए कोई डेटा तो नहीं है जिसकी बिना पे आप ये कह सकें कि वो रजीम चेंज। ज़ाहिर है कितने सालों से एक हुकूमत हो एक ही किस्म की, उसके खिलाफ सेंटीमेंट्स तो हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी इतना उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि तमाम लोग उठ खड़े हों। और बहुत बड़ी तादाद जब उनके हक में मुजाहरे करने आ गई तो फिर हम कैसे ये डिसाइड करें कि रजीम चेंज की जो मुजाहरा है, मुजाहिरीन है, वही उस पर हावी हो गए हैं। अब अभी भी मेरा ख्याल है कि ये 60% के करीब ऐसे लोग हैं जो प्रो रजीम है ठीक है। और उनको उन्होंने मुतारिफ किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस हालात का फ़ायदा उठाने की बात की जाए तो क्या ये ऐसे हालात बन चुके हैं कि अमेरिका या इजराइल इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईरान पर धावा बोल दे? और अगर ऐसा होता है तो ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो किस कैपेसिटी में है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने अपने जोहरी जो ज़खायर थे उन्होंने पहले से ज़्यादा महफूज जगह पे मुंतकिल भी कर दिया है, वो सलाहियत भी हासिल कर ली है और अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को पहले से ज़्यादा वो मौसर कर चुके हैं, अपने जो तजुर्बात हैं उससे भी वो ज़ाहिर कर रहे हैं। साथ में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का क्या बनेगा? क्योंकि जो अभी वेनेजुएला के साथ हुआ, ख़ुद को वो कायम मकाम सदर भी करार दे रहे हैं, तो ऐसे हालात में किसी मुल्क पे धावा बोल देना, क्या आलमी बरादरी या आलमी जो कुव्वतें हैं वो तमाशा देखती रहेंगी और ये खेल खेलने देंगी अमेरिका को, इसराइल को? नहीं, दावे का तरीकाकार देखना पड़ेगा। पहले भी दावा बोला था और उन्होंने उसके बाद फिर कह दिया कि बस हमारे अहदाफ पूरे हो गए हैं, तो इतना ही दावा हो सकता है। ऑल आउट वॉर तो नहीं जा सकते। ऑल आउट वॉर जाने का मतलब ये है कि रीजन को भी लपेट में ले लेगा और अमेरिका के भी जो इंटरेस्ट है उनको हिट होंगे, इसराइल के लिए खतरात बढ़ेंगे। तो मेरा हो सकता है कि उस तरह का धावा बोले जैसे पहले उन्होंने बोला था, लेकिन अब ईरान ने, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि अपने आर्सेनल जो है उसको ज्यादा महफूज कर लिया है उन्होंने, तो मेरा ख्याल है उसके लिए वो तैयार होंगे। इस पहले भी बारहा वो देख चुके हैं इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि धावा उस तरह का होगा। अगर होगा तो उसका जंग की सूरत इख्तियार करेगा। जवाबी तौर पे भी कोई ना कोई उनकी बेसिस हिट होंगी या इसराइल हिट होगा। मेरा ख्याल है कि इस मौके पे चाइना और रशिया को या बाकी किसी और ममालिक को उसमें रोल प्ले करना चाहिए ताकि इसको सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। वो माने या ना माने, लेकिन एक एफर्ट भी नजर नहीं आ रही है इस तरह की कि उसको डिफ्यूज किया जाए, तो वो एफर्ट्स करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ईरान पर दबाव बढ़ाने का कोई फ़ायदा होगा अमेरिका को, या फिर आप समझते हैं कि ईरान जो है वो जवाब देगा? क्या स्ट्रेटजी ईरान को अपनानी चाहिए? और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनका इजलास भी होने जा रहा है इसी सूरत हाल के ऊपर कि ईरान को किस तरह से कैटर किया जाए या ईरान के साथ किस तरह से नबर्द आजमा हुआ जाए। तो क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी ईरान की होनी चाहिए अगर मुतवक्के कोई हमला प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का ईरान के ऊपर? तो देखिए वो तो जो करना है शेर ने करना है। ईरान के पास कुव्वत बर्दाश्त अगर हो और कुछ हल्का फुल्का वो रिस्पॉन्ड कर सके तो वो पॉसिबल है, वरना उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है ईरान के पास इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इनको भी इल्म है, इसराइल को भी इल्म है और अमेरिका को भी इल्म है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। और जाहिर है कि इनको ये खतरात भी हैं कि शायद उनके जो जौहरी कुव्वत है वो भी आहिस्ता डेवलप दोबारा होनी शुरू हो गई, तो उसको भी वो डिसमेंटल करना चाहेंगे। अगरचे अभी कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो या किसी एक लेवल पे पहुंच गए हों, लेकिन वो रजीम को ही चेंज चाहते हैं, क्योंकि असल में तो जो रजीम है वही फैसले करता है और वही कुव्वत पैदा भी कर देता है। जो कुछ भी उनके पास मौजूद है, इसराइल को तो थ्रेट कर सकता है वो। तो मेरा ख्याल है इसलिए वो इसराइल की ख्वाहिश ये है कि थ्रू अमेरिका इसको एक दफा इसकी कुव्वत को से फारिग किया जाए। ठीक है। अच्छा, मुज़ाकरात अगर होते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन ज़ेर गौर आ सकती हैं? किन चीज़ पे बात होगी? क्योंकि ईरान अपना असूली मौक़िफ़ पहले ही बता चुका है, किन चीज़ों पे वो मानने को तैयार है, किन चीज़ों पे वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो आयतुल्ला ख़ामनाई के गिरफ़्तार किए जाने या उनको निशाना बनाए जाने के ख़दशात हैं वो भी तो अपनी जगह मौजूद हैं। जो मुज़ाकरात के साथ डोनाल्ड ट्रंप ऑप्शन दे रहे हैं कि वो उस मुज़ाकरात से पहले कार्रवाई भी कर सकते हैं, तो क्या ये स्पेसिफिक टारगेटेड कार्रवाई किसी एक शख्सियत की तरफ हो सकती है और वो आयतुल्ला ख़ामनाई भी हो सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, पहले भी इनको टारगेट किया गया लेकिन वो बच गए। इस दफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपने देखा मीडिया में आना शुरू हो गया कि उनका प्लान बी तैयार है, वो मॉस्को चले जाएंगे और इस तरह की फिजा कायम करने की कोशिश की गई है मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए
कि शायद ये कोलैप्स होने वाला है और खामना यहाँ से राह फरार इख्तियार करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ऐसे राह फरार इख्तियार करेंगे वो। उसके लिए यहाँ पे उनको यहीं पे रहना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। वो शायद लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है, एन मुमकिन है कि लास्ट रिजॉर्ट हो, लेकिन अभी मेरा ख्याल है सूरत वहां नहीं पहुंची। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात में हमेशा से वो तो चाहते हैं कि जी आप लिख दें कि हमने जो जौहरी हथियार है उनकी हमने ठीक है। नहीं और करनी पाकिस्तान है, के पास नहीं क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं ऐसी, अगर किसी हमले की सूरत में पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? देखिए, हमले की सूरत में पाकिस्तान का तो ईरान फर्स्ट डोर नेबर है। पाकिस्तान का पहला काम तो ये है कि मुज़ाकरात कोई गो बिटवीन का रास्ता इख्तियार करे और हम इस अपना हमसाया होते हुए और दोनों के अलाय भी हैं तो दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम ईरान के खिलाफ तो नहीं जा सकते कि हमारा फर्स्ट डोर नेबर है और उन्होंने हमेशा यहाँ पे रहना है। हमारा एक जो स्टांस ये होना चाहिए कि वहाँ पे फर्दर इंतजार पैदा ना हो और अमेरिका को उससे बाज रखने की कोशिश करनी चाहिए कि ये काम ना करे, इसको थोड़ा वेट करे और मुज़ाकरात को ज्यादा अब वक्त दे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को अपना किरदार अमन के लिए अदा करना चाहिए और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अदा करना चाहिए। शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर नवीद इलाही साहब माहिर आलमी अमूर मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि जो आग डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से लगाए जाने की कोशिश की जा रही है वो उसमें कामयाबी ना हो, बल्कि ईरान के अंदर अमन कायम हो और रिजीम चेंज के बगैर अगर कोई वहाँ पर हम तफहीम से मामला तय हो सकते हैं तो हुकूमत को कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी तकरीबकारी का फ़ायदा दुश्मन उठाते हैं और इस वक्त वो दुश्मन पर तोल रहे हैं कि किस वक्त धावा बोला जाए। और हम जो र्यूमर्स देख रहे हैं हमेशा की तरह, जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए हमारे दुश्मन हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाई अड्डे खुदा न खास्ता अमेरिका के हवाले कर दिए गए हैं ईरान पर हमले के लिए, जिसकी तरदीद भी आ गई है और ऐसा कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान ने पहले भी ईरान का साथ दिया था। तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरानी पार्लियामेंट में लगाए गए थे और उन सारे नाकदीन का मुंह तभी बंद हुआ था कि पाकिस्तान ने असूली मौक़िफ़ अपनाया और अब भी पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। क्रिकेट जो कि आपके हमारे हम सभी के दिलों से जुड़ा हुआ खेल है और इस खेल के साथ खिलवाड़ करता है भारत। पहले हमारे साथ करता था, अब सबके साथ उसकी रिवायत बन चुकी है। बांग्लादेश इस वक्त परेशान है उनके खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है आईपीएल के अंदर, और जिस तरह से शाहरुख खान को तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद उसूली मौक़िफ़ बांग्लादेश की टीम ने अपनाया है कि वो भारत में अपने वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलना चाहते। उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और उनके खिलाड़ियों को लाइफ थ्रेट्स हैं और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, जिस पर आईसीसी ने कोरा जवाब दिया और जैशा उस पर मुसल्लत है, विराजमान है, तो यही जवाब ही आना था, इसी की तवक्को की जा रही थी। लेकिन अब बीसीबी भी डट गया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी डट गया है कि हम भारत में कम से कम ये मैचेस नहीं करेंगे, बाकी जहां मर्जी करवा दीजिए। बिल्कुल जी, लेकिन अब होने क्या जा रहा है? क्या ये मैं ना मानूं की रट बरकरार रहेगी या फिर आईसीसी इस फैसले पर नजरसानी करेगा? क्योंकि बहरहाल बांग्लादेश अगर अपनी टीम को नहीं भेजना चाहता सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, तो ये उनका जायज़ और उसूली मौक़िफ़ भी है। हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान डॉक्टर नवीद मुश्ताक, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बांग्लादेश से, और साथ ही साथ अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार पाकिस्तान से भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और सबसे पहले डॉक्टर नवीद मुश्ताक साहब आपसे जानेंगे, बांग्लादेश का मौक़िफ़ बड़ा असूली है, लेकिन अगर आईसीसी की जानिब से नहीं माना जाता तो फिर क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? फिर क्या रास्ता इख्तियार करेंगे आप? Bangladesh has already said that it may be any country but not Indian. BCB president Aminul Islam Bulbul उन्होंने बताया कि वो इंडिया के किसी भी सूबों क्यों ना हो, लेकिन वहाँ वो नहीं जाना चाहते हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स एडवाइजर इनफैक्ट आसिफ नजरुल, our law advisor Asif Akbar, then BCB chairman Asif Akbar, and also advisor Rizwan. All of them said after after India and ICC's final draft कि अब इनके पास और कोई मौका नहीं है कि वो ये कह सके कि वो टीम इंडिया भेजेंगे, क्योंकि इंडिया ने बताया कि जो क्रिकेटर्स वो रेड एंड ग्रीन जर्सी नहीं पहन सकते, जो सपोर्टर्स वहाँ जाएंगे खेल देखने के लिए वो भी नहीं पहन सकते, बिकॉज दे डाउट एज द इलेक्शन ऑफ बांग्लादेश इज इन will be in February. Then if they wear those dresses, then there may be security risk for them in India.
तो अच्छा, ये सब देखने ये के बाद वो बताइएगा लोग डॉक्टर ये नवीद समझते कि हैं कि जर्सी नहीं पहन के जाएंगे, चाहे वो शायकीन क्रिकेट है, बांग्लादेश की जर्सी उन पर नहीं होगी पहनी हुई, या फिर जो क्रिकेटर्स वहां पर जाएंगे वो भी अपनी जर्सी नहीं पहनकर जाएंगे, तो ये आईसीसी की जानिब से मौसूल हुआ है आपको नोटिफिकेशन इस हवाले से कोई, या फिर ये जो वहां पर इंतहा पसंदी दिखाई जा रही है वो लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? मिस्टर अमीनुल इस्लाम बुलबुल already showed the letter and after that उन्होंने कहा है कि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. In fact, advisor Rizwana Hussain, who is the environmental advisor, you may know, तो उन्होंने बताया चुके हैं कि अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं. अब जो मुस्तफीज के साथ हुआ है इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो टीम को इंडिया भेजे. एंड आसिफ नजरुल who is the law advisor of बांग्लादेश, उन्होंने बताया कि इन सब तमाम चीजों को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि टीम को अब वो लोग T20 के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे. हाँ, अगर पाकिस्तान या फिर दुबई में डॉक्टर आपकी अभी तक के जो कन्वर्सेशन हुई है आईसीसी के साथ उस पर मजीद भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये कब तक जारी रहेगा इस पे पूरी दुनिया को स्टांस अपनाना होगा यही, और ये किसी के साथ भी हो सकता है. पहले सिर्फ मामला पाकिस्तान के साथ था, बांग्लादेश अगली बारी किसकी होती है कौन जानता है. अहमद भाई, आपके ख्याल में ये जो रविश अपना रखी है आईसीसी ने, पहले ये वतीरा था बीसीसीआई का, अब इसका हल क्या हो सकता है? क्या एक ब्लॉक बनना चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान भी हो, जिसके अंदर बांग्लादेश भी हो, या दीगर ममालिक भी हों, या फिर आपको लगता है कि इंडिविजुअली अपने अपने मौके पे इस बारे में जंग लड़ी जाए? बेहतर तरीका क्या हो सकता है भारत को या आईसीसी को सही राह रास्त पर लाने के लिए? देखें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि बांग्लादेश ने इनकार किया इंडिया अपनी टीम भेजने से, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि उनके प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट है. और उसके रिस्पांस में आईसीसी बांग्लादेश को ये जवाब लिखता है आसिफ नजरुल के मुताबिक, जो कि इस वक्त स्पोर्ट्स के सारे मामला देख रहे हैं बांग्लादेश में, कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया में ही अपने मैचेस खेलने पड़ेंगे. उसके बाद फिर आप जो मुस्तफिजुर रहमान हैं, कोशिश करें कि वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो, क्योंकि अगर वो हिस्सा होंगे तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा हो सकता है इंडिया में. दूसरा पॉइंट आईसीसी का ये था कि आपके जो फैंस हैं या आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कोशिश करें कि बांग्लादेशी फ्लैग या बांग्लादेशी शर्ट वगैरह ना पहने. और तीसरा उनका पॉइंट ये था कि जो आपकी टीम है उसमें ये कोशिश करें कि मुस्तफिजुर रहमान है, कोई अगर मुस्लिम प्लेयर ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है. ये तो बहुत शर्मनाक डिमांड्स नहीं है अहमद भाई. आई थिंक कि जो बांग्लादेश क्लेम कर रहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे प्लेयर्स को इंडिया में, उसको तो आई थिंक आईसीसी ने एक रिटन फॉर्म में दे दिया सारी दुनिया के सामने कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी थ्रेट है. और अगर बांग्लादेश को सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर मुझे ये बताएं कि सेफ कौन होगा, कौन सी टीम के प्लेयर्स या कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया में सेव होगी. तो आई थिंक कि आईसीसी को शर्म आनी चाहिए. ये तो मतलब खुलेआम बेशर्मी है कि एक टीम जिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से आपको कह रही है कि हम इंडिया जाके नहीं खेलना चाहते, आप उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को मजीद एलेबोरेट करके डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, और आप उल्टा उस टीम को ये डिक्टेट कर रहे हैं कि आप अपने फलां के अंदर रखें और फलां प्लेयर को टीम के अंदर ना रखें. आपके फैंस और आपके जर्नलिस्ट अपनी जो कौमी टीम की टी शर्ट्स हैं वो ना पहन के आए. तो मतलब कहने का ये है कि फिर तो इससे कोई भी गैरतमंद मुल्क होगा या गैरतमंद टीम होगी तो वो यही कहेगी कि ऐसी बेशर्मी. बिल्कुल सही है. अच्छा अनल भाई, आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसकी वजाहत कर दी है. डॉक्टर नबी साहब, अब बांग्लादेश अपनी ये जंग अकेला ही लड़ेगा? इरादा क्या है, प्लान क्या है? क्योंकि बहुत ही आप लोगों ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है. तमाम पाकिस्तानी अवाम इस वक्त आपकी इस मौक़िफ़ के साथ ही खड़ी हुई है, लेकिन ऑफिशियली जो ख़त किताबत होनी है, जो आपकी तमाम बार्गेनिंग होनी है, ये जो भी आपने अपने मौक़िफ़ पे एग्री करवाना है आईसीसी को, उसके लिए आप चाहेंगे कि अकेला ही बांग्लादेश ये करे, या दीगर जो टीम्स हैं, दीगर ममालिक के जो बोर्ड्स हैं, उनसे भी रब्ता किया जाएगा? क्योंकि ये तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है, और बहुत ही शर्मनाक और काबिल मज़म्मत हैं जो आईसीसी ने ये SOPs या एडवाइजरी जारी की है जिस इस पर अमल करना है.
I think Bangladesh is taking help from other countries also, क्योंकि न तो सिर्फ पाकिस्तान, अगर मैं गलत ना हो तो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबके सब इस मामले में बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश की तरफ से भी, बांग्लादेश की जानब से भी यही कहा गया कि आज हमारे साथ ये हुआ था, हो रही है, आज हमारे साथ ये हो रही है, पहले पाकिस्तान के साथ हुई है, बाद में देखा जाएगा किसी और मुल्क के साथ भी हो रही है। तो अगर इस तरह चलते रहे तो इन तमाम चीजों से हमने ये देखा, ये साबित हुआ कि इंडिया इज नॉट फिट कंट्री for organizing any kind of international tournament, and if this continues then we will definitely apply ICC not to give India any kind of authority to hold any kind of tournament in future. This is what Bangladesh actually said into our media. अच्छा डॉक्टर नवीद, अगर कोई आईसीसी की जानिब से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, आपका मौक़िफ़ नहीं माना जाता, तो फिर बांग्लादेश के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? बांग्लादेश का बायकॉट करेगा या फिर भारत ही जाकर बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन मौजूद हो? एक सेकेंड, बांग्लादेश के पास अगर कोई ऑप्शन ना बचा हो या ना हो, इट डजंट मैटर। बांग्लादेश इज वेरी स्ट्रिक्ट इनटू द पॉइंट कि as they already did so, तो बांग्लादेश का यही कहना है कि अगर आप ये बात ना माने तो we will not participate to the T20 World Cup in India, and this position will not change. This position will not change. और आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले आपने शायद देखे होंगे कि तमीम इकबाल और कुछ लोग इंडिया जाने के लिए बोल रहे थे, and there was some another kind of incident, but the situation is कि लोग तमीम इकबाल को ही दूस रहे हैं कि वो क्यों ऐसा बोला कि टीम को इंडिया भेजना चाहिए। फिर कुछ दिन पहले उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था एक बीसीबी डायरेक्टर के साथ, तो इस इंसिडेंट के बाद लोग और भी खफा उनके साथ और उनके जो कॉलीग्स उनके साथ, और बोल रहे हैं कि जब मुस्तफिज के साथ ये हुआ तो उस वक्त तो आप लोग खामोश थे, अभी क्यों आप लोग अभी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? तो मुस्तफिज के साथ आप खामोश है। पहले बार इससे पहले भी जब हुआ था उस वक्त भी आप खामोश थे, और अब जो इंडिया बोल रहे हैं आईसीसी के मदद लेकर, तभी आप लोग खामोश है। and people are completely against to send the team to बिल्कुल India. बिल्कुल, और लोग जो क्रिकेट से will मोहब्बत have करते हैं वो this इसकी शिद्दत के साथ मुखालफत भी कर रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और सुनी मौक़िफ़ है जो कि बांग्लादेश में। आपको एक अहम चीज इनफैक्ट आपको अलवी साहब मैं एक अहम चीज बता दूं, आई थिंक इट शुड बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि कुछ दिन पहले in a live interview Aminul Islam Bulbul was asked how he is why they are so strict into the point, तो उन्होंने बताया कि आवाम हमें सपोर्ट करती है, और इस वजह से ही हमें ये करेज मिल रही है कि हम इस पर डटे रहे। बिल्कुल, आप डटे रहें और हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नवीद मुश्ताक, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बांग्लादेश से। और कतई तौर पे ना तो अक़लियतों के लिए महफूज है, ना निचली ज़ात के एवं दलितों के लिए भी महफूज नहीं है, और खेल के लिए तो बिल्कुल ही महफूज नहीं है। अब ये पूरी दुनिया को समझ आना चाहिए। और एक और अमली मुजाहरा इस वक्त करके दिखाया उन्होंने बांग्लादेश को, वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम या उनके जो कंसर्न्स थे उनको रद्द करते हुए। बिल्कुल, बहरहाल हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश खेले और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हो, इसलिए आईसीसी को कुछ सोच समझकर फैसले करने चाहिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है अहमद कुरैशी। अहमद भाई, आप इससे जानेंगे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि शाहीन जाफरी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ की फॉर्म और फिटनेस के लिए टीम जो है वो कितनी आप समझते हैं कि अहम है, उन्हें उनकी फ़िटनेस को देखते हुए उन्हें टीम में शामिल किया जाना? अच्छा, मैं इस पे आने से पहले सिर्फ एक पॉइंट और ऐड करूंगा बांग्लादेश वाली इस सिचुएशन पे, कि बजाय आईसीसी एक मुल्क जिसको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स दूर करे, उसको मजीद बता रहा है कि आप ये ना करें, इस वजह से सिक्योरिटी हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी शेमफुल। और ये जो आईसीसी और बीसीसीआई का गठजोड़ है,
वो पहले भी ढका छुपा नहीं था, लेकिन अब तो मजीद बेशर्मी के साथ सामने आया है। अच्छा, जहाँ तक हमारे प्लेयर्स की बात है, इस वक्त अगर आप करंट फॉर्म देखें, जिस तरह से शाहीन इंजर्ड होके बीबीएल से वापस आया, बाबर की जिस तरह की बीबीएल में परफॉर्मेंस है, या फिर कल जो रिजवान के साथ हुआ कि वो डॉट बॉल्स इतनी खेल रहा था कि उसको रिटायर करा के बाहर बुलाना पड़ा, तो आई थिंक ये अच्छे साइंस नहीं है T20 वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले, क्योंकि अब महीने तो नहीं रहते या रहते बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम चंद दिन कहें तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब आपकी जो टीम है, लास्ट आपका जो अभी T20 हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो आपकी टीम तगड़ा खेली, निडर होके खेली और इस तरीके से खेली जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खेलना चाहिए। ऑल्दो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइट दिखाई है, जो फाइट दिखाई है, इस वजह से किसी को कोई नाराजगी या अच्छा, ये स्क्वाड जो अभी भिजवाया गया है अहमद भाई, आपके ख्याल में ये कितना बैलेंस है और 31 से पहले आपको लगता है कि इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि वो जो फिटनेस मसाइल तो अभी जो के तू हैं? देखें, अगर मैं करंट जो फॉर्म है प्लेयर्स की वो देखूं तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर या रिजवान की जगह बनती है या बननी चाहिए। रिजवान तो खैर है ही नहीं, लेकिन भी जगह नहीं बनती, क्योंकि आपके ऊपर सैम अयूब, साहबजादा फरहान, उसके बाद फखर जमान भी हैं, फिर उसके साथ साथ अगर आप आगे जाएं तो फिर उस्मान खान की भी मुझे जगह जस्टिफाई होती हुई नजर नहीं आती। इतना अरसा हो गया है, कुछ की भी परफॉर्मेंस नहीं है। ख्वाजा नाफे मेरे ख्याल में एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं उस्मान खान की जगह। बाकी आप अगर देखें तो शादाब ने क्योंकि बीबीएल में अच्छा परफॉर्म किया, आई होप कि वो अब आ गया अगर टीम में तो आगे भी अच्छा परफॉर्म करे। उसके साथ साथ आई थिंक कि कहीं ना कम्प्लीटली फिट नहीं है, बजाय उसकी इंजरी का रिस्क लेने के, या अगर उसकी फॉर्म वो फील कर रहे कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे बॉलिंग नहीं कर, मेरे ख्याल में सलमान मिर्जा की तरफ जाना चाहिए। कोई बड़ा मसला नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी टीम्स में बड़े बड़े प्लेयर्स बड़े इवेंट्स में बाहर बैठ जाते हैं अगर उनकी फॉर्म ना हो या उनकी फिटनेस ना हो। और आई थिंक कि जो एक मेजर है वो ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त अगर आप देखें कि जो बैटिंग है, आई थिंक वो काफी इम्प्रूव नजर आई है, और उसी वजह से हमें रिजल्ट भी पिछले 2-3 सालों से, और इस बार भी हम स्क्वाड तरतीब देते हुए उम्मीद करते हैं कि जो भी मुमकिन तब्दीलियां भी की जाएं वो जल्द से जल्द कर ली जाएं, ताकि प्लेयर्स का एक अपना दिमाग भी बन जाता है, एतमाद भी उनका बहाल होता है, और फिर ये देखते हुए कि परफॉर्म कौन कर रहा है और किसको किस जगह पर खिलाया जाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि T20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ में रहे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अहमद कुरैशी मौजूद थे, वक्त की कमी थी। तो बताएं कि पाकिस्तानी वुमेन्स स्पोर्ट्स की तारीख में एक और सुनहरी बाब शामिल हो गया है। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली अनीता करीम ने न सिर्फ पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर होने का एजाज़ बरकरार रखा है, बल्कि मुल्क में ख़वातीन की पहली प्रोफेशनल वुमेन्स MMA फाइटर जो टाइटल था वो भी अपने नाम कर लिया है। तो तारीख रकम की है। इससे पहले ख़वातीन जो है उनके जिस तरह से जुनेद भी कहते हैं कि सिनफ़े नाजुक हैं, ये कहाँ मार कुटाई या फिर तासुर यही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारे माशरे में भी तब्दीली आ रही है, हमारी बच्चियाँ आ रही हैं सामने निकल कर और नए नाम पैदा कर रही हैं, मकाम पैदा कर रही हैं, अवार्ड्स अपने नाम कर रही हैं। तो हमारे साथ अनीता करीम मौजूद हैं, MMA फाइटर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको अनीता, आपने ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। MMA फाइटिंग तो लड़के भी खेलते हुए या इसमें हिस्सा लेते हुए घबराते हैं, आपको ये ख्याल कहाँ से आया, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं अपने भाइयों के साथ ही ट्रेनिंग करती हूँ, वही मेरे कोचेस हैं, हेड कोचेस, तो उन्हीं के साथ देखा दिखाई फिर मैंने MMA उनके साथ स्टार्ट की थी। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और कितना अरसा हो गया, कितनी फ़ाइट्स अब तक लड़ चुकी हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब भाइयों को देखते हुए यकीनी तौर पे आपने ये सीखा तो है, लेकिन जब आप इसमें ख़ुद दाखिल हुई हैं तो कितना जान जोखों का काम था ये? ये मिक्स मार्शल आर्ट मैंने 2017 से स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी तक मेरे 8 फाइट्स हो चुके हैं इंटरनेशनली। बस ये कि भाइयों को देख के इंस्पायर हुई और मुझसे जो 2 हमारे हेड कोच है और एक फाइटर है, तो मैंने कहा भाई कर सकते हैं तो मैं भी ज़रा ट्राई करती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा अनीता, ये बताइएगा कि आपने जो प्रोफेशनल MMA फाइटिंग की है उसके अंदर 52 किलोग्राम टाइटल के लिए आपने ये फाइट की है, और फिर आपने माशाल्लाह से जो प्रीसा शम्स आबादी हैं
ईरानी प्लेयर, उनको आपने पहली ही दफ़ा में नॉकआउट कर दिया, पहले ही राउंड में, तो क्या हिकमत अमली थी आपकी और आपके भाइयों ने ऐसे कौन से ट्रिक आपको गुर सिखाए हैं कि आपने एक ही शान चत, वो कहते हैं ना, कर देना पहले ही राउंड में, तो वो आपने कैसे कर दिखाया? एक्चुअली मेरे ख्याल में मेहनत के ऊपर ही है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है अपोनेंट के खिलाफ, लाइक स्ट्राइकिंग हो या वो ग्राउंड के गेम हो, तो वो सारी चीज़ें कवर अप करनी पड़ती है। तो थैंक्स टू माय कोचेस स्पेशली, जिन्होंने इस तरह मुझे ट्रेन किया है। ज़बरदस्त। अच्छा अनीता, ये डर होता है कि चोट लग जाएगी, और इस खौफ से निकलने के लिए फिर क्या कोई मेंटल थेरेपी भी करती हैं, क्या प्रैक्टिस करती हैं, माइंड में क्या होता है, और जिससे आपका मुकाबला होता है उसकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए क्या किया जाता है? क्या उसकी पहले पुरानी फाइट्स देखती हैं? क्या तरीकाकार होता क्या है ऐसे जीतने के लिए? क्या माइंडसेट, क्या स्ट्रेटजी? ऑब्वियसली जब हमारी फाइट कंफर्म हो जाती है, लाइक वो डेढ़ महीना 2 महीना पहले कंफर्म होती है, तो उस हिसाब से फिर हम अपने ओपोनेंट को रीड करते हैं, लाइक कोचेस बैठ के, कि उसके वो क्या ऐसी चीज़ें कर रही है, टेक्निकल चीज़ें, या बार बार कौन सी चीज़ें कर रही है, मिस्टेक्स कहाँ पर कर रही है। तो उस हिसाब से फिर हम अपने आप को मतलब ट्रेनिंग करते हैं और एक गेम प्लान बनाते हैं जिसको हम रिंग के अंदर फॉलो करते हैं। और ऑब्वियसली इसमें चोट लगती है, इट्स अ टफ गेम, और स्पेशली ये थोड़ा ब्रूटल गेम है, तो लगना तो है ना चाहते हुए भी। जब आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो 2 ही बंदे एक दूसरे के साथ वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, या हारो या जीतो बस। ज़बरदस्त। अच्छा अनीता, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से मैदान में जब उतरते हैं तो चोट लगने का डर भी होता है, कहीं फेस पर कोई ऐसा घूंसा या मुक्का ना लगे, तो ये जब आप फाइट कर रही होती है तो इस तरह का कोई टेंशन, कोई डर होता है आपके दिमाग में, दिल के अंदर, के मुंह का एंगल भी बिगड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद अगर मैं ये सोचती तो मैं आज यहाँ पर ना होती। ये किस तरह अगर मैं सोच के जाऊंगी तो पहले ही मतलब मैं हार चुकी हूँ मेंटली, तो हमें मेंटली ही पहले ही स्ट्रॉन्ग होके जाना पड़ता है, तभी हमें वो अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनीता, प्लान्स क्या हैं? कितनी फाइट्स में, अभी तो आपने बताया 8 फाइट्स में तो अपीयर हो चुकी हैं, अल्टीमेट गोल क्या है? पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि एमएमए को काफ़ी प्रमोट किया गया पाकिस्तान में, और बड़े टैलेंटेड बच्चे बच्चियां हमारे निकल कर सामने आ रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ एक तो कितनी अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, दोनों बताइएगा। ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट बहुत तेज़ी से ग्रूम कर रहा है, और लाइक पहले तो बहुत कम मिक्स मार्शल आर्ट के जिम हुआ करते थे। अब पूरे पाकिस्तान में हर सिटी में जिम है, जहाँ पर अब लड़कियां भी, मतलब बहुत सी लड़कियां भी जा रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, और अभी एमेच्योर लेवल पर, नेशनल लेवल पर उनकी फाइट भी हो रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी इंटरनेशनल लेवल पर भी आएंगी। बस ये है कि हमें, हाँ, इंटरनेशनली जो हमें मसले होते हैं, अगर उस पे फिर हम लाइक जैसे वीज़ा वगैरह होता है, और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे फाइट्स नहीं मिलना इंटरनेशनल लेवल पर जल्दी से, तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। बिल्कुल सही। अच्छा अनीता, जो नई आने वाली बच्चियां हैं उनको क्या मैसेज देंगी? कहाँ से स्टार्ट करें, क्या तरीक़ाकार रखें, डाइट क्या होती है, और क्या किस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करती हैं, कितने आवर्स देती हैं आप अपनी ट्रेनिंग को? तो ये सारे मशवरे जो आप नई आने वाली बच्चियों को देना चाहें। इसमें सबसे पहले डिसिप्लिन होता है कि आप अपने जो भी हो, लाइक आप फाइटर बन रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने गेम के साथ कितना 100% आप अपना बेस्ट देते हो। तो जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो स्पेशली मिक्स मार्शल आर्ट सीखना चाह रहे हैं, अब उनके लिए बहुत लाइक पहले थोड़ा सा टफ था, नहीं मतलब खवातीन नहीं जाती थी, अब खवातीन भी लाइक ज़्यादा स्पेशली मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेन कर रही है, स्पेशली फॉर सेल्फ डिफेंस, और अब हर जगह पर मिक्स मार्शल आर्ट के जिम बने हुए हैं। अब यही होता है कि कुछ मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप हमें गाइड करें, जैसे आप गूगल कर रहे हैं, आपके नज़दीक कोई भी जिम होता है, जाएं और अभी से स्टार्ट करें। ठीक है। और वजारत खेल स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए कोई मैसेज? उनकी सपोर्ट अभी तक कितनी रही इन तमाम 8 इवेंट्स में? क्या उन्होंने भी कुछ आपको सपोर्ट किया है? और जब आप टाइटल जीतते हैं, एक्नॉलेजमेंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कोई?
अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जितने भी लाइक चाहे वो दूसरे मेल फाइटर्स हो और चाहे मैं हूँ, तो हमें इस तरह कोई वहाँ से कोई कॉल नहीं आई है या हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता सिर्फ तस्वीरें वगैरह लेने के लिए कॉल करते हैं, बट द थिंग इज उम्मीद है कि इन फ्यूचर शायद कुछ कर ले, लेकिन अभी तक जितने भी हम या इंटरनेशनली हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपनी मदद आपके तहत किया है। बिल्कुल ठीक, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे, आपके जो गोल्स आपने सेट किए हैं उसमें अल्लाह ताला आपको दे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड भी आपको आपकी इस मेहनत को, आपकी इस लगन को ऑन भी करे, एक्नॉलेज करे और जो आपका समर है वो भी आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। अनीता करीम हमारे साथ एमएम फाइटर मौजूद थी, और इस तरह की और बहुत सारी बच्चियां पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि अपनी तय कोशिश करके और अपनी फैमिली की सपोर्ट से वो पाकिस्तान का नाम, अपने इलाके का नाम और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर रही हैं। सर्दियों की छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं, हम सब जानते हैं, और अब बच्चे घरों तक महदूद हो चुके हैं एक बार फिर से। लेकिन ये उनके लिए बेहतर फैसला भी है, क्योंकि ठिठुरती हुई सर्दी में बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो माँ बाप वैसे भी परेशान हो जाते हैं कि कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। और इस वक्त क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही है तो मौसम के अंदर इस वक्त बहुत सारी ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं, पोल्यूशन मौजूद है, प्लूटेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से बच्चे अफेक्ट होते हैं। तो अब घरों में तो बच्चे बैठ गए हैं, लेकिन जुनेद, उनको किस तरह से बच्चों को उनका वक्त जो है सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल, और बच्चों को कुछ किसी ऐसे काम में लगाया जाए कि उनका ये टाइम ज़ाया ना हो जाए। वैसे तो टाइम काफ़ी हद तक गुजर चुका है, लेकिन चलिए बाकी जितना वक्त बचा है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि जितनी ठंड पड़ रही है हो सकता है इसको मजीद आगे बढ़ा दिया जाए वेकेशंस को। तो हमारे साथ मौजूद हैं रायद अफजल साहब, माहिर तालीम है। राय साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। खुशी की बात है बच्चों के लिए तो, लेकिन माएँ परेशान हो जाती हैं कि चलें और मज़ीद कितने दिन इन बच्चों को सारा दिन झेलेंगे। तो क्या ही अच्छा हो कि बच्चे घर पर रहते हुए इस सर्द मौसम की सख्ती से भी बच जाएं और कुछ तामीरी काम भी उनसे लिया जा सके या उनको सिखाया जा सके। क्या ऑप्शंस हो सकती हैं माओं के पास? देखिए, हमें सबसे अहम बात जो समझने की ज़रूरत है ना पाकिस्तान में एजुकेशन की, कि पाकिस्तान की स्कूल एजुकेशन ना क्वालिटी में ना क्वांटिटी में दुनिया की टॉप 100 में आती है। हम कहीं करीब भी नहीं हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक हम 60 साल पीछे हैं, और क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ डेज और अमाउंट ऑफ जितने घंटे हमारा बच्चा डेली जा रहा है वो तो आधे के आधे हैं दुनिया के मुकाबले में। तो छुट्टियां हो या ना हो, हम बहुत पीछे हैं। हमें घर में अपने बच्चों की कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करनी है, स्पेशली इन दिस AI की एज में। और वो क्या क्या है, मैं आपको 3-4 मोटी मोटी चीजें गिना देता हूँ। एक तो ये है कि हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंटली रीडिंग और राइटिंग नहीं करनी आती। हमारे स्कूल सिर्फ रट्टा लगवाते हैं और सिर्फ रट्टा लगवाते हैं। और इस AI के दौर में जिस बच्चे को खुद से पढ़ना ना आए इंग्लिश और उर्दू, और खुद से लिखना ना आए इंग्लिश उर्दू, वो नाकाम है। उससे रीडिंग और राइटिंग सिखाएं। इसकी मदद इसके ये करने के लिए आप YouTube का सहारा लें, हमारी वेबसाइट east.education पे चले जाएं, सब कुछ फ्री हमने डाला है, सब कुछ फ्री। या चैट GPT का सहारा लें। एक बार फिर से राय साहब बताइएगा कि आप अपनी कौन सी साइट बता रहे हैं? east.education, www.east.education। उसके ऊपर 7,500 वीडियोस हमने बना के डाली हैं। अच्छा, हमारे पड़ोसी ममालिक हमारे उस रिसर्च वर्क से फायदा उठा रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी लोग उससे फायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि हमारे बच्चों की क्वालिटी और क्वांटिटी, मिकदार और मेयार जो है ना वो अच्छा नहीं है। हम बस सब कुछ स्कूलों में डाल के तो बेखबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रायद अफजल साहब, और हमने देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बुसीदा हो चुका है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हम बच्चों को कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चों को आज के दौर में भी हमने किताबों से बहुत दूर कर दिया है। वो पढ़ाई की तरफ अब राग़िब भी नहीं होते। बड़ा मुश्किल हमारे अब बच्चों को ये कहा जाए कि आप बैठ के कोई एक लेसन या एक चैप्टर उर्दू का या इंग्लिश का वो पढ़ सकें। तो किस तरह से बच्चों को इसकी तरफ दोबारा से लाया जाए, क्योंकि जिस तरह से AI का दौर है तो बच्चे बहुत ज़्यादा अब हर चीज़ को तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, वो समझने या उसको बैठ के पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। तो जहां पर AI का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करके वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वहीं पर अपने दिमागों को भी तो जंग लगा रहे हैं। तो उनको बच्चों को राग़िब किस तरह से किया जाए, और जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आप बता रहे हैं कि आपने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग तरीका कार है बच्चों को दोबारा से पढ़ाई की तरफ राग़िब करने का?
जी 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 बिल्कुल। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो हमारे मुल्क में सिर्फ सिलेबस को फोकस करते हैं और सिर्फ मेमोरी को फोकस करते हैं ना, ये 60 साल पुरानी टेक्निक है। दुनिया में अब सिर्फ सिलेबस से नहीं रीडिंग करवाई जाती, बच्चों को सिलेबस से हट के किताबें देना होती हैं कहानियों की, और फिर खुद अपने बच्चों को कहानियां सुनानी होती हैं। हम बर्गरों पे, कपड़ों पे और पता नहीं किन किन चीजों पे पैसे जाया कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस से हट के अपने बच्चे को किताब ही नहीं लेके दे रहे। अच्छा हम सब राजा साहब, देखें एक चीज ये कि बच्चों को टिका के बिठाएं कैसे? बच्चे जितने ज्यादा वो एनर्जेटिक हो चुके हैं, वो एक जगह उनको बिठाना भी बड़ी आजमाइश हो चुकी है। तो साथ पेरेंट्स को खुद बैठना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी कैसे पैदा की जाए? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गया आज के बच्चों में कि वो बैठते नहीं हैं, ठीक है। और इसकी दो वजूहात है। पहली वजह ये है कि आप उनकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवा रहे। हमारे स्कूल छोटी छोटी जगहों पे हैं, फिर फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं, फिर ऊपर के जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको भी फिजिकल फिटनेस का एहसास नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी बोतलें, जंक फूड, ये सारा केमिकल जो है ना बच्चों के अंदर जमा हो रहा है और उनको हाइपर कर रहा है, अटेंशन डेफिसिट उनकी क्रिएट कर रहा है। तो बच्चों को भगाना दौड़ाना उतना ही जरूरी है जितना उनको इंग्लिश और मैथ और फिजिक्स पढ़ाना जरूरी है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे टिक के तब नहीं बैठते जब आप उनको कहें कि होमवर्क करो। उन्हें बिठा के आपने कोई एक्टिविटी करनी है, कोई एक्टिविटी करें उनके साथ, मसलन टूल्स का इस्तेमाल करें, कलरिंग करें, कटिंग करें, गार्डनिंग करें, पेट्स के साथ खेलें। तो फिर बच्चे जो है वो टिक कर बैठेंगे भी, क्योंकि उनके लिए उनको एंगेज करने के लिए पेरेंट्स को खुद भी एंगेज होना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो पेरेंट्स को देखते करते हुए वही साथ मिलकर करते हैं। अच्छा राहिल अफजल साहब, कहा जाता है कि बच्चे कॉपी करते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं वही बच्चे कर रहे होते हैं। तो क्या फिर अब हमें भी किताबें लेकर बैठना होगा बच्चे, ताकि हमसे देखकर कुछ सीखें और दोबारा से किताबों में अपना इंटरेस्ट शो करें, दोबारा से वो भी लेकर बैठें? जिस तरह से न्यूज़पेपर है, हमें कहा जाता था अखबार घर में आ गया तो एक बार अखबार पढ़ ही लिया जाए और सुबह उठ के अखबार पढ़ा करो, जो कि हमें बड़ा उस वक्त बुरा लगता था, लेकिन अखबार क्योंकि रूटीन में घर आता हो तो बच्चों को फिर फोर्सफुली पढ़ना ही पड़ता है। तो क्या अखबारें अपने घरों में लगवाई जाएं, बच्चे आर्टिकल्स पढ़ें, बच्चे इस तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ों से रोशनास उन्हें कराया जाए? क्या तरीक़ाकार यही होना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एआई के दौर में जो पढ़ता नहीं उसकी कामयाबी नहीं। पढ़ने का शौक लाजिम है, एआई के दौर में भी पढ़ने का शौक लाजिम है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रीडिंग का शौक जो है वो देख के डेवलप होता है और उसके अलावा कोई तरीका नहीं। आप दूसरों को रीडिंग करते देखते हैं, वो आपको रीडिंग करके कहानियां सुनाते हैं, तो रीडिंग का शौक पैदा होता है। बस इतनी सी बात है जी। तीसरी बात ये है कि आपने अगर बच्चों को रीडिंग करवानी है तो कपड़ों, खानों के अलावा कोई बुक्स अपने घर में रखे ना। हमारे घर में इतनी सी भी लाइब्रेरी नहीं है, 20 किताबें नहीं पढ़ेंगी किसी के घर में। हम पहले ये ज़हन से निकाल दें कि किताबें सिर्फ सिलेबस की होती हैं। खुदा के लिए पाकिस्तानी लोग ये ज़हन से निकाल दें कि सिलेबस को सिर्फ किताब कहते हैं। घर में किताबें होना लाजिम है, जरूरी है। उसके बगैर आपका बच्चा रीडिंग का शौक डेवलप नहीं करेगा। तो जाइए, जितना जरूरी बर्गर्स हैं, जितने जरूरी कपड़े हैं ना, उतनी जरूरी किताबों की दुकान है। यकीन जानिए उनके पास सिलेबस से हटके भी कोई किताबें हैं, वहां जाइए, उनसे लीजिए। किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाए, इंस्टा पे, फेसबुक पे लिखिए बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और आपके सामने इतने सारे पब्लिशर्स आ जाएंगे जो सिलेबस से हट के किताबें बनाते हैं। वो सिलेक्शन अपने बच्चे के साथ बैठ के कीजिए। बच्चे को कहिए कि इनमें से कौन सी किताब लेनी है, हम ऑर्डर करेंगे, हम दोनों मिलके ऑर्डर करते हैं। वो किताबें ऑर्डर करें। आपके बच्चों की जो एसेट है
वो ये किताबें होंगी उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में, इनका अच्छा, बहुत अहम रोल एक होगा। और चीज़ भी रायद अफजल साहब कि हम चाहते हैं कि बच्चा बैठ के बड़ी तवज्जो के साथ बड़ा मगन होकर पढ़े, लेकिन एक कमरे में बहुत ही ऊंची आवाज़ में टीवी चल रहा है, दूसरे रूम में बैठ के गपशप चल रही है। तो हमने अपने बच्चों को लाइब्रेरी का माहौल, एक प्रॉपर स्टडी के लिए एक ऐसा रूम जहाँ पर पीसफुल माहौल हो, जहाँ पर एक अच्छी लाइट हो, जहाँ पर बुक्स की फरावानी हो, वो माहौल नहीं दिया। ये कितना ज़रूरी है। हम अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और इस तरह की चीज़ें, बेडरूम हर एक का अलग अलग तो सेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एक पीसफुल माहौल, पढ़ाई के लिए साजगार माहौल नहीं बना पाते हैं। ये भी ज़रूरी है चीज़ या नहीं? देखिए, मैं आपको वेरी फ्रैंकली एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे बच्चे बहुत कामयाब हैं। लोग पूछते हैं कि उनकी कामयाबी का राज क्या है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं था या टीवी नहीं है, आज तक नहीं है। यकीन जानिए, ये जो आपके साथ आज तक नहीं है, बल्कि आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो ये क्लिप मुझे भेजते हैं, जिसमें मैं आपके साथ इस वक्त बात कर रहा हूँ, वो क्लिप भेजते हैं क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है, मैं तो नहीं देख सकता। तो वो अलग से मुझे क्लिप भेजते हैं और हंसते हैं कि आप टीवी पे आ रहे हो और आपके पास टीवी नहीं है। तो मेरे बच्चों ने कोई टीवी पे टाइम जाया नहीं किया, कोई शोर नहीं था, डिस्ट्रैक्शन हो, और आज तक हमने टीवी नहीं रखा है ही नहीं, पता ही नहीं कौन सा चैनल है, क्या चल रहा है दुनिया में। लेकिन अपने घर में लाइब्रेरी बना के रखी है। जब हमारा घर एक बेडरूम का था और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे उस वक्त, तो हमने अपने बेडरूम को, जो हम मियाँ बीवी का बेडरूम था और हमारी 3 बेटियां थी, तो उसके भी एक कोने में हमने लाइब्रेरी बनाई हुई थी। एक तार ऐसे लगाई हुई थी, उसके साथ दीवार के साथ कील लगा के, और उस पे ऐसे किताबें टांगी हुई थी, खोल के, जैसे कपड़े नहीं टांगते, तो उस पे टांगी हुई थी, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं था। ऐसे 1 रो 2 रो और किताबें टांगी हुई थी। ये जो डब्बे मिलते हैं इसके कार्टन्स जिसमें फल फ्रूट होते हैं, अब तो प्लास्टिक के आ गए हैं, वो ऊपर तले रख के उसमें किताबें रखी हुई थी। और हम मियाँ बीवी बाकी घर वालों से हट के जो उस वक्त महफिल लगी हुई है और लोग आ रहे हैं और रिश्तेदारियां, एक तो पाकिस्तान ये सारा कुछ आपने किया, तभी आप माशाल्लाह आपके बच्चे कामयाब हैं। लेकिन अभी क्या किया जाए? आजकल के पेरेंट्स के लिए मशवरा क्या है? एक तो जो वोकेशंस हैं उस दौरान भी, वोकेशंस के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सही वक्त बच्चों के पढ़ाने के लिए क्या है? एक दिन में कम से कम कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए? उसमें रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, ये सारी स्किल्स उनकी बेहतर की जाएं। खेल के लिए कितना वक्त होना चाहिए? लेकिन फिर वही बात कि बेहतर वक्त कौन सा है और कितने घंटे का होना चाहिए कम से कम? जी देखिए, ये 20-20 का फार्मूला कर लें, 20-3 कर लें, आप इसको 3-20 कर लें। आपको 3-20 चाहिए। 20 मिनट आप बच्चे के साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है। 20 मिनट आप उसके साथ रीडिंग पे तवज्जो दें, कुछ सुनाएं, कुछ उससे सुने, कुछ डिस्कस करें। ये दूसरा 20 हो गया। और तीसरा 20 ये है कि 20 मिनट आप उसके साथ बैठ के कलरिंग, कटिंग, पेस्टिंग, टूल्स का यूज, प्लांटिंग, कुछ ऐसे करें। ये 3-20 का फार्मूला याद कर लें। आपका बच्चा लाइफ में नाकामयाब हुआ तो मुझे कहिएगा। जबरदस्त। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत मशवरे आपने दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम पेरेंट्स जो इस वक्त देख रहे थे, इस सेगमेंट को सुन रहे थे, वो ज़रूर इस पर अमल दरामद करेंगे। एक तो बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, पीसफुल इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट ना हो और बच्चे तवज्जो के साथ पढ़ सकें। फिर माँ बाप शिकवा करते हैं कि बच्चे अटेंटिव होकर पढ़ते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, उनके कान कहीं और लगे हुए होते हैं। तो जब आप घर के अंदर एक हल्ला गुल्ला सा मचाए रखेंगे, एक तरफ टीवी का शोर होगा, एक तरफ गपशप और गॉसिप्स चल रही होंगी, तो बच्चे आपके पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे पाएंगे। और अपने घरों के अंदर टीवी को कुछ देर के लिए महदूद कर दीजिए, या बच्चों के लिए टाइमर सेट कर दीजिए, ताकि बच्चों का जो टीवी स्क्रीन का टाइम है वो भी महदूद हो जाए। बहुत शुक्रिया। जो छुट्टियां हो चुकी हैं, जी हाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रायद अफजल साहब मौजूद थे, और जितनी छुट्टियां बाकी रह गई हैं कम से कम उनको यूटिलाइज कर लीजिए, ताकि कुछ तो फायदा हो सके इन छुट्टियों का। बिल्कुल, ना सिर्फ छुट्टियों का, बल्कि अपने बच्चों की रूटीन ऐसी सेट कीजिए कि छुट्टियां हों या ना हो, बच्चों की एक रूटीन मैनेज रहे और वो उसी के मुताबिक चलते रहें। हेल्थी एक्टिविटी भी करें, स्टडी को टाइम भी दें, और रीडिंग के अंदर भी अपनी दिलचस्पी बढ़ा सकें। एक और अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छा इकदाम हुकूमत पाकिस्तान का बिजली सारिफीन के लिए एक अहम और वक्ती रिलीफ की खबर सामने आई है, जहां हुकूमत ने बुनियादी बिजली टैरिफ में इजाफा ना करने का फैसला किया है। और इस फैसले के साथ ही मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि यकसा टैरिफ के निफाज की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत भी मुकम्मल हो चुकी है।
और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इक़दाम आवाम को फौरी रिलीफ देने और महंगाई के दबाव को कम करने के लिए है। ताहम माहिरीन की राय कुछ और है और वो खबरदार भी कर रहे हैं कि पावर सेक्टर के जो गहरे और देरीना मसाइल हैं वो सिर्फ वक्ती फ़ैसलों से हल नहीं हो सकते हैं और पावर सेक्टर में गैर मौसर जो हम देख रहे हैं कि लाइन लॉसेस हैं, नाकिस वसूलियाँ हैं, उसके बायस माली बोझ मुसलसल बढ़ता भी चला जाता है जो कि अब हैरानकुन तौर पर 397 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। तो क्या ये वक्ती जो फ़ायदा दिया जा रहा है अवाम को उसके बाद फिर एक बड़ा बोझ भी पड़ सकता है अवाम के ऊपर या ये आर्जी रिलीफ पायदार रिलीफ भी बन सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को मौजूद हैं, साथ ही आमिराना नुमाइंदा एक न्यूज़ भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले इंजीनियर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। भट्ट साहब, आप ही से जानेंगे ये वक्ती रिलीफ है या देर पा रहेगा, कब तक ये रिलीफ जो है अवाम को मिलता रहेगा और ये आर्जी रिलीफ कहा जा रहा है? और जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि लाइन लॉसेस और जो दूसरी वसूलियाँ हैं उनकी मद में फिर से एक बार अवाम पर बोझ पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आप, कितने शॉर्ट टर्म के लिए ये रिलीफ मिल रहा है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज दावत दी और मैं इधर हाज़िर हुआ। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का और सिटिंग गवर्नमेंट का ये क्रिस्टल क्लियर विजन है कि अवाम को अज़ हद कोशिश करके रिलीफ पहुँचाना है। और आपने देखा कि पावर सेक्टर में चूँकि ये बिजली एक बुनियादी चीज़ है, अगर 24 घंटे बिजली ऑन हो और 5 मिनट के लिए बिजली बंद हो तो वो जो 24 घंटे की और 24 घंटे 55 मिनट की लाइट ऑन है वो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन 5 मिनट जब बिजली बंद होती है तो हम कहते हो ह्यू क्राई मचा देते हैं कि वो बिजली बंद होगी। हम जो पॉजिटिविटी है उसको ज़रा थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और जो नेगेटिविटी है वो हमें अच्छी लगती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्रिस्टल क्लियर विजन है। और जिस तरह से मैंने मेरी 1990 से मैंने ज्वाइन किया वापडा को और मैंने इस टनोर में जो देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब और मोहतरम मिनिस्टर जो पावर एनर्जी हैं हमारे वैस सुलगारी साहब, मैंने इनको 24 घंटे भी काम करते देखा है। और जिस तरह से मैंने इनको देखा है कि अवाम के लिए जितने ये ज़्यादा टचिंग हैं, शायद ही इससे पहले कोई मिनिस्टर मैंने इस तरह से देखा हो। जब भी इनसे बात होती है कहते हैं यार मुझे ये बताएं कि मेरे अवाम को इसका क्या फ़ायदा है, अगर हम ये करेंगे तो इसका अल्टीमेटली अवाम को क्या फ़ायदा। उनकी बात अवाम से स्टार्ट होती है और अवाम से ख़त्म हो जाती है। अक्सर बेशतर भूल जाते हैं कि ये जो सेक्टर है इसमें ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहा है। जैसे लेस्को क्या करती है, लेस्को वो का कोर बिजनेस क्या है, बिजली खरीदती है और आगे बेचती है। और हमने जब भी कोई बिजनेस हो रहा होता है तो उसमें डेफिनेटली उसके पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी कुछ थोड़ी नेगेटिविटी जरा ज़्यादा ही होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दीगर सूबों के जो सारिफीन है भट्ट साहब, इससे उनको क्या फ़ायदा पहुंचने लगा है ओवरऑल पाकिस्तान के अगर यूजर्स की बात की? देखिए, मैंने जो गुजारिश की है ना कि ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर विजन है कि हमने जो इनएफिशिएंसीज थी, आपने देखा कि IPPs ये बड़ा शोर मचा हुआ था, उसमें आपने देखा कि इसी मुल्क ने को रिलीफ मिला। वो जो सर्कुलर डेट कंटिन्यूसली हर महीना बढ़ता था, बल्कि मैंने बताया ना कि चूंकि मैंने इस पावर सेक्टर से तकरीबन 1990 से मैं सर्व कर रहा हूँ, इससे पहले जब भी बात होती थी ये बात होती थी कि हमने सर्कुलर डेट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने कितनी बढ़ोतरी की, कितना बढ़ा है। जब पिछले महीने से अगर फर्ज करें एक महीने में 100 रुपये सर्कुलर डेट बढ़ता है, अगले महीने 100 की बजाय 90 रुपये बढ़ता है, तो फिर भी बगला बन जाना शुरू कर देते थे हम लोग कि देखें जी हमने इस दफ़े 100 रुपया नहीं बढ़ाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सर्कुलर डेट ना सिर्फ फ्रीज कर दिया गया बल्कि इसको कंटिन्यूसली डिक्रीज और बल्कि ज़ीरो लेवल पे ले जाने का प्लान है। और उसमें कैसे होगा ये बड़ा सवाल है जी। वो सिर्फ उसी तरह से होगा, उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एफिशिएंटली काम करेंगी, इनके लाइन लॉसेस कम होंगे और लाइन लॉसेस कम होंगे, रिकवरीज बेहतर होंगी और उसके बाद प्रॉपर बिलिंग होगी। अच्छा, ये अभी भी हम देख रहे हैं कि जो 397 अरब रुपए तक लाइन लॉसेस पहुंच चुके हैं और ये किसकी जेब से जाएंगे अल्टीमेटली? आवाम की। या तो बुनियादी टैरिफ अगर नहीं बढ़ाया जा रहा तो आवाम को टैक्सेस की मद में, या फिर यूनिट महंगा करके। गर्मियों के अंदर हम देखते हैं यही कुछ होता है, सर्दियों में बिजली के वैसे भी रेट्स कम हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें कमी बेशी आती है, लेकिन एकदम से गर्मियों के अंदर बढ़ाए भी जाते हैं और फिर 100 यूनिट खर्च करने पर ये रेट
रेट होगा, 200 यूनिट खर्च करने पर ये रेट होगा, और जब हम सोलर के अपने यूनिट बेचना चाहते हैं तो हमसे ऐसे कोड़ियों के दामों खरीदे जाते हैं कि हम लोग खुद खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो डिस्करेजमेंट है सोलर पैनल लगाने वालों के लिए, ये कितना बड़ा आप समझते हैं कि एक सेटबैक है, जहाँ पर एनर्जी सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता था या एक सपोर्ट मिल सकती थी, वो अब हम देख रहे हैं कि उनको डिस्करेज किया जा रहा है? नहीं, डिस्करेज नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली ये सारा प्रोपेगेंडा है। एक तो जैसे आपने बात की शुरू में कि पहले जो 100 यूनिट हैं उनको कम रेट और उसके बाद ज़्यादा। बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती, हमारे मुल्क में कुछ इस तरह से तबकाती निज़ाम है कि कुछ लोग बेचारे बहुत ही गरीब हैं, कुछ थोड़े से उससे बेहतर हैं, कुछ इस तरह से आप भी समझती हैं। तो ये जो 100 यूनिट कम वालों को रिलीफ दिया जाता है, तो ये सब्सिडी दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर अपने जो है ना बाकी अपने खर्चे रोक के तो वहाँ पे उन लोगों के रिलीफ के लिए ये सब्सिडी देती है। बिजली जो है खरीदती तो सेलर से लेट से 100 रुपये पर यूनिट है, लेकिन आगे सब्सिडाइज करके गरीब लोगों को वो 40 रुपये में या 30 रुपये में देती है। तो ये उनके लिए रिलीफ है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की कि और ये जितना भी बिज़नेस कर रही हैं, ये यूटिलिटी कंपनीज ये बिज़नेस नहीं कर रही बल्कि ये खिदमत कर रही हैं पब्लिक के लिए। ये पब्लिक की कंपनी है, ये लेस्को डिस्को जितनी भी हैं, अच्छा। ये डिपार्टमेंट पब्लिक ओन डिपार्टमेंट है और ये इनका काम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है बल्कि सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है, और ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे, नंबर 1। नंबर 2, आपने सोलर की बात की। बात यह है कि हम लोग जो है ना जो भी कोई फैसिलिटी दी जाती है ना उसको फिर मिस यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो इसको मिस यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते थे, जैसे इंडिया को दे रहे हैं बना बना के। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, बात यह है कि जैसे आप समझ लें कि ये एक मैं सिंपल सी बात करूँगा कि ये हाल जो है ये अगर 100 बंदों के लिए मुख्तस है, तो अगर यहाँ पे 150 बंदा आ जाए तो वो नहीं होगा, इस हाल को ओवर क्राउड कर देगा, बल्कि मुमकिन ही नहीं है। इस तरह से हुआ ये कि लेस्को ने या डिस्कोज ने अलाउ किया पावर सेक्टर में मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स को कि ये बिजली जो है ना ये ग्रीन एनर्जी है, पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि ये ग्रीन एनर्जी है और ये कस्टमर अपने घर की छतों में लगा के सोलर पैनल तो ये खुद भी इस्तेमाल करें, और जो एक्स्ट्रा है वो बाकायदा महकमा ख़रीदेगा। हुआ ये कि मुझे अगर अलाउ था कि मुझे 5 किलोवाट के गैस मुझे 5 किलोवाट ही लगाना चाहिए था, मैंने 5 की गैस 50 किलोवाट लगा दिया और उसकी वजह से मैंने ओवरबर्डन कर दिया। माजरत के साथ ये आपने जस्टिफिकेशन अपने हिसाब से, अपने महकमे के हिसाब से तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन अल्टीमेटली हमने इस मुल्क के अंदर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग भी देखी है। IPPs के साथ वो मुआहदे भी देखे हैं जिसमें वो जिस महीनों में प्रोडक्शन नहीं करेंगे उसका भी जुर्माना हमारे बिलों में लग कर आएगा। तो ये बजाय इसके कि उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है या उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं आवाम को, या ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और ग्रीन एनर्जी से हो रही है, सबसे बेस्ट जो एक सोर्स है उससे एनर्जी ली जा रही है, उनको मज़ीद डिस्करेज किया गया, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। आमिर भाई, आप फील्ड में घूमते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, इस वक्त लाहौर के अंदर गिरदोनवा में लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि बेशुमार शिकायत हैं, ओवर बिलिंग के मसाइल हैं, लोड शेडिंग। अब सर्दियों में हम हर साल देखते हैं कि बजाय इसके कि लोड कम होता है तो उसमें कमी आ जाए, मेंटेनेंस के नाम पे सारा दिन लाइट जा रही है। और क्या चीज़ें आप फेस कर रहे हैं जो लोगों की शिकायत आप सुन रहे हैं? मोस्टली जो लोगों के जो इश्यूज़ हैं ना वो वेरी कर रहे होते हैं मोस्टली टाइम टू टाइम। अगर मैं पहले थोड़ा सा इसकी बेस बना दूं कि 1.5 ईयर पहले जो लोगों को सबसे ज़्यादा जो इशू जो फेस करना पड़ रहा था ना वो सबसे ज़्यादा ये था कि यार हमारे मीटर के ऊपर 150 रीडिंग है और हमारे बिल के ऊपर 300 रीडिंग आ रही है। 150 की हमें ओवर बिल चार्ज हो गया, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था। वो सब डिवीजन में जाता था, उसे प्रोविजनल बिल बना के दे दिया जाता था, अगले महीने एरियर्स की मद में फिर उसे लग के आ जाता था एस्टिमेटेड बिल। एस्टिमेटेड इस महीने इतना था तो इस बार हाँ, इतना ही वो लग के आ गया। उसको तकरीबन अभी हमें हर दूसरा जो कस्टमर है ना वो ये कहते हुए दिखाई देता है कि ओवर बिलिंग नहीं अभी हो रही है हमें। अच्छा। लेकिन अब नोयत बदल गई है इशू की। वो क्या है कि जी अभी हम जब जो डिजिटलाइज सिस्टम किया है मुख्तलिफ ऐप्स के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करवाने का, जिस तरह 118 है, 118 पे हम जब कोई अपना मसला जो है सार्फ लॉन्च करवाता है, बताता है, उसके रिस्पॉन्स के अंदर 2 से 3 दिन के बाद जब उसे फीडबैक मिलता है कि जो आपका जो मसला है, सपोज़ के डिस्प्ले वाश था मीटर वो ख़त्म हो गया है, लेकिन रूट लेवल के ऊपर वो ख़त्म नहीं हुआ होता।
तो इस हवाले से हमने 12 मरतबा जो हमारे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, इनके नोटिस में भी ये चीज़ें दिलवाई हैं। और अभी इसको किस तरह मज़ीद बेहतर वो करेंगे कि जो सारफ का जो मसला है वो जो लॉन्च किया गया है वो ठीक हो जाए, सर डिजिटलाइज हाँ किया जाए। बट साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वही जैसे मैंने पहले गुजारिश किया ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, रह तो हम पाकिस्तान में रहे हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं, ह्यूमन नेचर है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना, खित्ते में सबसे महंगी बिजली भी तो खरीदी है। हमें वैसे तो फिर पेरिस हमारा देखने हक को बनता है। मिले। लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो क्लेम भी करते हैं कि पाकिस्तान को, लाहौर को स्पेशली पेरिस बना देंगे। तो अगर हम पेरिस में रहने के ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान में होते हुए तो ये कुछ गलत भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह हम भी कमिटेड हैं, हम भी कमिटेड है, लेस्को की टीम भी कमिटेड है कि इंशाल्लाह एज पर द विजन ऑफ मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से उन्होंने ख्वाब देखा है लाहौर को पेरिस बनाना, तो इंशाल्लाह हम भी कमिटेड है कि लेस्को की टीम इंशाल्लाह पेरिस या पेरिस से बेहतर है तो पेरिस के मुताबिक जरूर इंशाल्लाह सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर बट साहब यहाँ पर मैं ऐड करती चली जाऊँ कि मसाइल जो कि तू हैं मेंटेनेंस के, कभी वजह से बिजली बंद कर ली जाती है और कभी कहा जाता है कि कोई पाइपलाइन बिछानी है, कभी कुछ बिछाना है, बिजली बंद कर दी जाती है। आखिर ये कोऑर्डिनेशन कब अच्छी होगी, बेहतर होगी तमाम इदारों के दरमियान, ताकि आज नेट की वायर डल रही है, आज गैस की पाइपलाइन टूट गई, आज पानी की पाइपलाइन का मसला हो गया, आज सीवरेज का मसला हो गया, बिजली बंद है, वो बर्दाश्त कौन करता है? हम करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हमें बताया भी नहीं जाता कि ये कब तक जो है वो खुले रहेंगे पाइपलाइंस और कब तक ये बिजली चली जाएगी। तो ये मसाइल, ये कोऑर्डिनेशन कब तक आप समझते हैं कि बेहतर हो सकती है इदारों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? ये तो हम उम्मीद रख ही सकते हैं। और दूसरा कि मुस्तकबिल में टैरिफ एडजस्टमेंट जो है, क्या वो उससे छुटकारा मिल सकता है आवाम को मुस्तकिल बुनियाद? जी बिल्कुल, जिस तरह कोऑर्डिनेशन की बात की है मैंने, ये शायद जब मैं बात करता हूँ तो आप समझेंगे कि शायद ये एग्जैजरेट करके बात कर रहा है। मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर, और एक वक्त था कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जब वज़ीर आला थे तो ये कहा जाता था कि जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह से अदारों को लेकर चल रहे हैं, या अदारों पे इनकी गवर्नमेंट जिस तरह से भारी है, इतना भारी क्या है, काम लेते हैं और 24 घंटे काम लेते हैं, तो इस तरह से शायद कोई इनको कम्पीट ना कर सके। लेकिन अब तो मैं कहता हूँ कि वो सोने पे सुहागा है। जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन और इनकी जो परफॉर्मेंस है आपके भी सामने है और सारी दुनिया देख रही है, इसमें कोई हिडन चीज़ नहीं है। और इस वक्त जितनी मौसर कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ लेस्को की है, शायद ही कभी हुई हो। जैसे ये आपको शायद मैं बताने में ये खुशी महसूस करूँगा कि मोहतरमा CM साहबा ने, इनका विजन था, वैसे तो विजन बड़े मियाँ साहब का था, उन्होंने ये अंदरूनी लाहौर, ये वहाँ पे ये अंडरग्राउंड सिस्टम का सारा आपने पेरिस की बात की, तो फिर पेरिस अगर बनाना है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हमें ना पैसे भी खर्चने पड़ेंगे। ये सिस्टम बहुत महंगा है अंडरग्राउंड सिस्टम का। उन्होंने आज से 10 साल पहले ये ख्वाब देखा कि अंदरून लाहौर जितना भी इसको अंडरग्राउंड सारा करना, और वो हो गया। और वहाँ पे इस वक्त बेहतरीन सिस्टम काम कर रहा है। और उसके बाद CM साहबा ने भी उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाते हुए ये प्लान दिया कि हमने लाहौर का सारा सिस्टम अंडरग्राउंड करना है। लेकिन इसका ये बहुत महंगा सिस्टम है, ये वाकईतन वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो बाकी काम कर रही हैं, इसके साथ साथ अंडरग्राउंड का भी इन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ। और इसमें तकरीबन लाहौर की मेन शाहराहों से लेके स्टेप बाय स्टेप आपने देखा होगा कि ये माल के सामने जो वहाँ पे आज से 4-5 माह पहले हमने अंडरग्राउंड सारा का सारा उसको कर दिया। और आगे भी ये जितने भी मेन रोड्स हैं जैसे उस पर काम चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बट साहब ये जो चोरी वाले मसाइल हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देने तो हमें ही पड़ते हैं, हमारे बिलों में लग कर आए रहते हैं, महकमे का इसमें कुछ नहीं जाता। तो ये चोरी के सदेबाब के लिए क्या कोई नई स्ट्रेटजी, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है कि मुकम्मल तौर पर चोरी से कम? हालांकि पंजाब मेरे ख्याल में सबसे कम चोरी होती है यहाँ पंजाब में बाकी सूबों की निस्बत, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा चोरी की मद में चला जाता है हमारी जेबों से। इसके लिए क्या हो रहा है? और ये आगे बसंत भी आ रही है फरवरी में, तो उसके अंदर डोरें लगना, गुड्डियाँ लूट मार, ये सारा कुछ, तो उसके लिए बड़ी तातुल होती है बिजली के फ्लो के अंदर। एक तो हिफाजत को यकीनी बनाना शहरियों के, और ये जो तातुल पैदा होगा उसके लिए फिर क्या प्लान हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बिजली चोरी ये बहुत बड़ा नासूर है। और ये सिर्फ आपने जो बात किया ना कि पंजाब में कम थी निस्बतन, नो डाउट पंजाब में निस्बतन कम है, लेकिन लाहौर में भी, लाहौर जैसे शहर और इसकी आउटर पैराफ्री में
यहाँ भी लोगों ने नो गो एरियाज बनाए हुए थे। यहाँ पे स्टील मेल्टर्स को ऐसे थे वो चोरी करते थे और धड़ल्ले से चोरी करते थे। और मैं आपको मज़े वाली बात बताता हूँ कि वो इस तरीके से चोरी कर रहे थे कि जिस तरह से इंजीनियर जो है ना ऑर्गेनाइज तरीके बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, वो भी हैरान। जब हमने उनको चोरी पकड़ी तो हम हैरान और परेशान हो गए कि ये नए तरीके से। अभी आप वो बताना पसंद करेंगे? जी, वैसे श्योर। वो सुनने वाली हो ना, उसको कॉपी करना। नहीं, कॉपी नहीं, वो इतना टेक्निकल तरीके से करते हैं। इंजीनियर जो वो नहीं कर सकते, उसका तोड़ जो है, अभी मैंने मीटर मैन्युफैक्चरर्स को उनका तोड़ के ये इसको तोड़ निकालें भाई, इसको ये कैसे क्यों हो रहा है, तो उस पर ये वर्किंग कर रहे हैं। वो इस तरह से करते थे कि ये यूनिक तरीका था कि आप, होता यह है कि जब चोरी करते हैं तो मीटर को कोई बाईपास करता है, मीटर में जो हेरा फेरी करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। लेकिन ये इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से चोरी कर रहे थे कि इन्होंने एक छोटा सा गैजेट लोड साइड पे अपने कमरे में लगाया हुआ था और वहाँ पे ऑन ऑफ स्विच था। जब उसको गैजेट को ऑन कर देते थे, सर्किट में कर देते थे और उसके बाद लोड चलाना शुरू कर देते थे। भट्टियाँ अपनी पूरा का पूरा फुल स्विंग लोड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मीटर जो है स्लीपिंग मोड में चला गया। टेक्निकल तरीके से वो जो उसका थे ना, जिस तरीके से वो मीटर रिकॉर्डिंग तो नहीं आ रही, काउंटर किया हुआ था और इतना सा गैजेट था। अच्छा। और उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से हमने, मैं इसका नो डाउट क्रेडिट दूंगा अपनी एजेंसीज को, इन्होंने बहुत ज़्यादा खुफिया एजेंसीज ने भी हमें हेल्प किया। उसके बाद पाकिस्तान रेंजर और पंजाब पुलिस ने तो यहाँ था कि इन लोगों को फिर नौशहरा से ये भागे, यहाँ से भागे नौशहरा गए, नौशहरा से आगे इलाका गैर में गए, वहाँ उनका पीछा किया, फिर कराची पहुँचे, कराची से पकड़ के ले आए, तो उनसे रिकवर किया वो गैजेट उनसे रिकवर किया। और आप उनका तोड़ निकाल रहे हैं मीटर मैन्युफैक्चरर के, ऐसा इसको इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जाए कि इस तरह से लोड साइड से कोई भी बंदा इसको बंद ना कर, इंजेक्ट ना कर सके। तो अच्छा, बट सब एक और चीज़ भी है कि एस्टिमेटेड जो बिल डाले जाते हैं, मैंने खुद इस चीज़ को विटनेस किया है क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर थी और जो जुलाई का मेरा बिल था वो बिल्कुल सेम टू सेम वही आया जो पिछले साल मेरा जुलाई का था, जब मैंने अच्छे हाथ से AC चलाया और जब मैं पाकिस्तान में ही नहीं थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर में ना कोई ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जो कि मेरी गैर मौजूदगी में भी इन्वर्टर्स या ACs यूज़ करती रही है। तो क्योंकि बिल मुझे सेम टू सेम डिटो वही बिल आया। तो ये अब इसके हवाले से कोई काम हो रहा है? और फिर जब कोई लोग शिकायत लेकर जाते हैं, बहुत सारी इसमें बेवा ख़वातीन भी हैं, बहुत सारी सिंगल ख़वातीन भी हैं, जब वो शिकायत लेकर जाती हैं तो अफसरान की जानिब से उन्हें हरासा भी किया जाता है और उल्टे सीधी डिमांड्स भी की जाती है, बजाय उनका बिल ठीक करने के उनको बहुत ज़्यादा चक्कर भी लगवाए जाते हैं। तो इसको क्या ठीक करने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, ये जो आपने एवरेज बिल की बात की है ना, ये देखें, हमेशा जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, जो पॉलिसी साज हैं, उनकी कोशिश होती है कि इस तरह से पॉलिसी को बनाया जाए जो फुल प्रूफ हो और जैसे अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंट भी हो पॉलिसी और उसके बाद उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है ना आवाम को पहुँचे। तो पहले क्या था, पहले ये था कि किसी का मीटर ख़राब हुआ और मीटर रीडर अपनी मर्ज़ी से किसी को अंडर बिलिंग कर रहा है, किसी को ओवर बिलिंग कर रहा है, तो इसको पॉलिसी साजों ने कहा नहीं, मीटर रीडर से ये चीज़ ले लें और इसको डिजिटाइज कर दिया जाए। अब ये है कि जो मीटर आपका ख़राब हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, तो उसको कोड लगा दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कि अब ये CP90 एक स्पेशल हमारी एक होता है, समझ लें कि एक पोर्टल होता है जिसमें उसका रिकॉर्ड आ जाता है कि ये मीटर डिफेक्टिव हो गया। जब मीटर डिफेक्टिव होता है तो फिर उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, इंस्टेड ऑफ के मैन मीटर रीडर वो चार्ज करे अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा, तो कंप्यूटर एट इट्स ओन उसको चार्ज करता है। उसको कंप्यूटर को जब बता दिया जाता है कि ये मीटर डिफेक्टिव है, तो वो फिर उसका एक पैरामीटर रखे उन्होंने कि इस महीने जो ओवर बिल, जो एक्चुअल बिलिंग उसको करनी है, एस्टिमेटेड बिलिंग, वो जो पिछले साल इसने जो दी थी यूनिट्स उसके मुताबिक कर दी जाए, नंबर 1, या फिर उसमें पिछले 11 महीने उनकी एवरेज लेके और उनमें से कंप्यूटर खुद फैसला करता है कि ये कौन सी चार्ज करनी है, 11 महीने की एवरेज चार्ज करनी है या पिछले साल के मुताबिक। अब कंप्यूटर को ये तो नहीं पता
कि आप कि कोई पिछले साल तो पाकिस्तान इधर में थी, नहीं है। लेकिन आज इस दफे आप या तो फिर कंप्यूटर को बता के जाती कि जी मैं बाहर जा रही हूँ, तो लिहाजा इसलिए डिफॉल्ट सेटिंग है आपके इदारे की, इनको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, इन पॉलिसीज़ को थोड़ा तब्दील करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट अगर पिछले महीने या पिछले साल किसी ने इतनी कंजम्पशन उसकी हुई है तो अगले साल ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली मेम्बर्स भी उतने ही रहे हों। हो सकता है किसी बेटे बेटे की शादी हो गई, अलग हो गए हो, तो वो फिर भी बेचारे उतना बिल भरते मैम, ये रहेंगे। तो एक है ना, सारी टू इंटरप्ट यू, ये तो एक एस्पेक्ट है ना कि कम, लेकिन मैंने देखा कि हर साल, आपने भी देखा होगा, आपके घर में जो पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे या इलेक्ट्रिकल गैजेट थे उसमें आपने कमी नहीं की बल्कि बढ़ोतरी की होगी। आपका पहले 5 कमरे थे तो 1 कमरा बढ़ा दिया होगा, तो ये तो नहीं है कि आप यकीन करें अगर 10 इलेक्ट्रॉनिक्स थी ना तो 5 अगले साल तक मेरे मुलाजिम खराब कर चुके होते हैं, बिल मैं वही भरती हूँ। अच्छा आमिर भाई, आपके पास आते हैं, और इस वक्त रिफॉर्म्स जिस तरह से बट साहब भी कह रहे हैं काफ़ी चीज़ों पे काम हो रहा है और वो दिख भी रहा है, लेकिन ख़राबी इतनी ज़्यादा थी कि उसको मेरे ख्याल में सही तरह पूरी चीज़ों पे काम करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। लोगों की राय क्या, मशवरा क्या है, किन चीज़ों पे अभी भी काम होना चाहिए और जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली? लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिजिटाइज सिस्टम हुआ है, नोइंग योर कस्टमर आया, अपना मीटर अपनी रीडिंग आई, ताकि ओवर बिलिंग वाला जो इशू था वो ख़त्म हो, सारा खुद अपनी रीडिंग ले और उसको बस सेंड करे। ऐप्स भी मुतारिफ करवाई गई हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं? जी बिल्कुल, वो ऐप इफेक्टिव तो हैं, लेकिन उसमें एक ऐप के ऊपर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। वो उसमें ये जो बैकअप सिस्टम होता है ना, जिसको इशू रिजॉल्व करने के बाद जो फीडबैक देना होता है किसी भी एम्प्लॉई ने, अभी उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ों को इब्तिदाई मराहिल में उसको ज़रा पुशअप करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं उन ऐप के थ्रू अब जिस तरह फ्रूटफुल तरीके से फ़ायदा लेना चाहिए वो ले सकें। होना जिस तरह से उस ऐप के ऊपर ही सारे मसले हल हो जाएं इफेक्टिवली और बिल्कुल रिस्पॉन्ड भी किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर दूसरी बात ये वाली है कि पहले भी जैसे मैंने बताया कि लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, डेट टाइम टू टाइम जो है ना वो चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो अभी हम देख रहे हैं कि स्टाफ को जब भी कोई कंप्लेन लॉन्च करवाई जाती है ना तो वहाँ पे सिर्फ हमें ये कहा जाता है मोस्टली कि वर्कलोड ज़्यादा है और स्टाफ शॉर्टेज है, रिवायती स्टाफ शॉर्टेज है। स्टाफ शॉर्टेज के बारे में तो जो चीज़ें हैं वो तो भट्ट साहब भी ज़रा बेहतर बता सकते हैं कि क्या जो वर्कलोड है किस तरह उसको बैलेंस किया जाएगा, जो स्टाफ की शॉर्टेज है उसको कैसे किया जाएगा। ये शिकायत आपने सुन ली हैं और ये वो है जो आवाम फेस करते हैं डेली बेसिस पे, वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल जो मोस्टली चीज़ें हैं, एक तो डिजिटलाइजेशन का मामला, क्योंकि सारा कुछ फाइलों पे हो रहा है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स भर रहे हैं, वर्कलोड भी बढ़ रहा है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी कई घंटे ओवर बर्डन हो जाता होगा ना चीज़ों को मैनेज करना, तो इसको डिजिटलाइज करने में कितना वक्त लग जाएगा, और ये सारी चीज़ें जिसकी बात कर रहे हैं आमिर भी, ऐप्स को मौसर बनाने में, इफेक्टिव बनाने में कितना वक्त लग जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इतना आसान काम नहीं होता, आपने मैनुअल सिस्टम को डिजिटाइज करना है तो इसमें वसाइल भी दरकार होते हैं, मैन पावर दरकार होती है, उसकी साथ साथ जो है ना ट्रेनिंग, ये सारा का सारा एक बहुत आप बेहतर समझते हैं कि ये पूरा का पूरा सेटअप, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये जैसे भाई ने बात की कि अपना मीटर अपनी रीडिंग, ये भी इनिशिएटिव फैसिलिटेट करने के लिए था मेरी आवाम को कि अगर ये किसी को ओवर बिलिंग है या उसको गलत फहमी है तो वो ठीक है जी, वो खुद अपने मीटर खुद रीडिंग ले और खुद अपनी मर्जी से जो भी रीडिंग है वो उसको तस्वीर ले अपने मीटर की, और उसके बाद जो है ना जब तस्वीर लेगा उसके पास वो ऐप में जाएगा और खुद उसको उसके मुताबिक बिलिंग होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है कि आप खुद ऑन करें और खुद उसको चेक करें कि मेरे मीटर की रीडिंग क्या है और वो उसकी तस्वीर लें और वो तस्वीर जो है ना उसके मुताबिक भी वेरिफिकेशन टीम आती है जो कि आगे वेरीफाई करती है कि आपने पिक्चर रियल लगाई है या कोई पिछले पिक्चर तो उठा नहीं वो भी नहीं है। ये मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसके बावजूद आपको पता है कि हमारे लोग बड़े स्मार्ट हैं, जैसे मैंने कहा कि ये चोर जो है ना ये इस तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं कि हैरान हो जाते हैं हम लोग, लेकिन इसके बावजूद हम ट्रस्ट करते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ कस्टमर पे कि वो जो भी वो गलत भी किसी और मीटर की भी अगर भेज दे तो फिर भी हम उसको ऑन करते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड मौजूद रहता है। और उसके बाद अगर फर्ज करें कि इस दफ़े उसने गलत रीडिंग किसी दूसरे मीटर की दे दी और अगले महीने उसको खुद पता चलेगा हो मैंने
कस्टमर को तो पता होता है, या तो वो गलती से करेगा या जानबूझ के करेगा। जानबूझ के करेगा फिर भी उसको पता है, और गलती भी कर दी फिर भी उसको पता है कि मैंने गलती की थी, तो अपनी गलती को तो वो ओन कर लेगा ना। तो अल्टीमेटली उसकी बिलिंग जो प्रॉपर बिलिंग होगी। नंबर 1 खुशाइन बात है जी, काम हो रहा है। बुनियादी टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया, आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा और उम्मीद करते हैं भट्ट साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों पे काम हो रहा है। वज़ीर आज़म का विजन है, वज़ीर तवानाई का विजन है, तो इन सारी चीज़ों पे अमल करते हुए जल्द ही एक बेहतरीन जो सहूलियात हैं तमाम सार्फिन को मैसर आ सके। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो लाइन लॉसेस का बोझ है वो भी आवाम पर नहीं पड़ेगा, उससे उन्हें रिलीफ मिलेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे आमिर राना भी हमारे साथ। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और अभी बात करेंगे पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम, जिनमें मुआलिजीन के कंधों पर एक बड़ा बोझ है। वही मुआलिजीन जो आज कुछ शदीद ज़हनी और जिस्मानी दबाव के बोझ तले दबे हुए हैं। तवील ड्यूटियाँ हैं, नींद की मुसलसल कमी है, जज्बाती दबाव है, वसाइल की किल्लत है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स इन्हीं वजूहात के बिना पर हमें अक्सर औकात बाइकआउट करते हुए नज़र आते हैं, धरना देते हुए नज़र आते हैं। उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इतना बर्डन क्यों है हेल्थ सेक्टर के ऊपर? और जिन्होंने दूसरों का इलाज मुआवजा करना है वो खुद इस वक्त इलाज की उन्हें शदीद ज़रूरत है। वजूहात क्या हैं? वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सदाकत अली साहब माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। वो डॉक्टर जो पूरे मुल्क के जो मुतासरीन हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको सेहतियाब करने के लिए उसका बीड़ा उठाए हुए हैं, उनके कंधों पर अगर इतना बोझ होगा कि वो खुद अपनी लाइफ के अंदर बेशुमार चैलेंजेस का सामना कर रहे होंगे, तो फिर वो किस तरह से हमारी सेहत को सुधार सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में डॉक्टर्स का यही मामला है और दुनिया भर में ये समझा जाता है कि डॉक्टर्स और ख़ास तौर पर साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत वल्नरेबल ग्रुप है डिप्रेशन के मामले में, बर्नआउट के मामले में, और जो अल्टीमेटली खुदकुशी तक बात जाती है। तो इस मामले में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा दबाव में नज़र आते हैं और सारी दुनिया जानती है कि डॉक्टर्स को दुनियावी कामकाज में लोग नहीं देखना चाहते। डॉक्टर्स को हर वक्त वो देखना चाहते हैं कि वो मरीजों के मामले में उलझे रहे। पता नहीं किसी शरीफ आदमी ने कुछ 100 साल पहले कह दिया था कि डॉक्टर्स जो हैं उनको ऑन कॉल ड्यूटी भी होनी चाहिए और उनको जो मुसलसल ड्यूटियों में रखना बहुत ज़रूरी है। शायद उसकी वजह ये थी कि तब डॉक्टर्स बहुत कम होते थे। अब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रवायत चली आ रही है कि डॉक्टर्स को लंबी ड्यूटियां दी जाती हैं, और अगर डॉक्टर्स को लंबी ड्यूटियां ना दी जाएं तो वो खुद अपने लिए मजीद ड्यूटियां ढूंढ लेते हैं। यानी जिन डॉक्टर्स को 8 घंटे की स्टैंडर्ड ड्यूटी दी जाती है, वो 2-3 और जगहों पे भी कुछ ना कुछ जो है इंगेजमेंट रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ये दबाव का सामना होता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स एज ए ग्रुप, ये ऐसा ग्रुप है जो कि वल्नरेबल है, जो मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए घंटों बैठ के पढ़ता है, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई है उसमें भी रोज़ाना 12 घंटे तक लोग जो हैं उनको रहना पड़ता है, बिजी रहना पड़ता है। और जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर उनका हाउस जॉब होता है। तो हर वक्त डॉक्टर्स को ये एक आस होती है कि वो दिन अच्छे दिन आएंगे जब उनको भी रिलीफ मिलेगा। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर सदाकत साहब, वो अच्छे दिन आएंगे और उम्मीद होती है डॉक्टर्स को। लेकिन आप ये बता रहे थे कि ऑन कॉल होते थे डॉक्टर्स जब डॉक्टर्स की कमी थी, उस वक्त ये कहा गया था। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर डॉक्टर इतने ज़्यादा हैं तो फिर हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है? हम देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी अस्पताल के अंदर तो बारी एक पेशेंट की आने में एक लंबा वक्त, महीनों और सालों लग जाते हैं। ऑपरेशंस का मामला हो, टेस्टों की बारी हो, या डिफरेंट डॉक्टर्स से मुलाकात का ही टाइम हो, तो बहुत अच्छा लंबा अरसा लगता है। तो क्या वजूहात है? क्या उन डॉक्टर्स को जो कि इतनी तादाद में मौजूद हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? और फिर जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर होते हैं, 48 घंटे की ड्यूटियाँ, 24 घंटे की ड्यूटियाँ, 12 घंटे की ड्यूटियाँ, जो कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। एक नॉर्मल इंसान की कैपेसिटी भी 10 घंटे 12 घंटे तक जागने की होती है। तो फिर वो लंबी ड्यूटियाँ करेंगे तो पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करेंगे? इस सारी की वजूहात क्या है, पीछे क्या मुहर्रिकात चल रहे हैं, हम वो आपसे जानना चाहेंगे। बात यह है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर उनको ज़्यादा पे नहीं करना चाहता। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो अमेरिका, कनाडा और यूके और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जहां उनको ज़्यादा पे किया जाता है। वो जैसे कहते हैं ना कि बगैर पैसे के इश्क नहीं होता,
तो बगैर पैसे के वैसे कोई काम भी नहीं होता। तो जब अगर पाकिस्तान में डॉक्टर्स को वो मुआवजे मिलने लगे जो कि उनकी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो सके, जैसे कि अमेरिका या यूके और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, तो फिर डॉक्टर्स की कमी का तो पाकिस्तान में सवाल ही कोई नहीं। जितने पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम करते हैं उससे ज़्यादा माहिरीन जो है यूरोप और अमेरिका में काम कर रहे हैं। और अगर उनको सही मुआवजे मिले और वो वापस आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में बाकी सेक्टर्स में मुआवजे बेहतर हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स के सेक्टर में मुआवजे बेहतर नहीं हो रहे, लिहाजा डॉक्टर्स का अल्टीमेटली अब तो मेडिकल कॉलेज में जाते ही एम ये होता है कि हमने पाकिस्तान में गवर्नमेंट का सरमाया खर्च करके डॉक्टर बनना है और फिर हमने बाहर चले जाना है और अमेरिका में सर्व करना है। वहाँ भी उनके हालात ऐसे ही हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, क्योंकि वहाँ मसला ये है कि वहाँ डॉक्टर्स पैदा ही नहीं हो रहे। वहाँ माएँ प्लम्बर पैदा कर रही हैं, वहाँ डॉक्टर्स पैदा नहीं होते, तो डॉक्टर्स उनको सस्ती दुनिया से मिल जाते हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर्स जो है वो फिर पाकिस्तान से जाना शुरू हो चुके हैं। ब्रेन ड्रेन का सिलसिला डॉक्टर्स के शोबे में भी बहुत शुरू हो चुका है और हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर अपने इस सरमाए को संभाला नहीं गया तो आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत हो सकती है। इसलिए उन्हें बेहतरीन मुआवजा दिया जाए और उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाए, यहीं पर उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो वो जहनी दबाव का शिकार भी नहीं होंगे और डॉक्टर्स इजाजत दे तो कुछ अर्ज करूं। डॉक्टर साहब टाइम बहुत कम था, अदरवाइज आपसे मजीद गुफ्तगू करते प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए एक बार फिर से आपसे जानेंगे, नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपकी राय जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात। और हमें अब अगर अपने डॉक्टर्स को बचाना है, ये ब्रेन ड्रेन भी रोकना है तो फिर हुकूमत को अमली इक़दाम करने होंगे।